वालेकुम जी, गुड मॉर्निंग इन द शो। उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। मौसम जो है ना वो जिस तरह से अंगड़ाई ले रहा है उसी तरह से इस्लामाबाद के जो लोग हैं उनकी तबीयतें ख़राब होती जा रही हैं। जैसे आप लोगों को पता है कि जब भी बाहर का सीज़न आता है तो पोलन का सीज़न भी आ जाता है। आजकल लोगों को अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखने की ज़रूरत है, ख़ास तौर पर जब सुबह सुबह आप घर से बाहर निकलें या फिर मगरिब के वक्त घर से निकल रहे हों। मास्क लगाना ना भूलें क्योंकि पोलन का जो सीज़न है ये एलर्जी जिनको एक दफ़ा हो जाती है उनको भी कंटिन्यूसली ट्रिगर करती रहती है। मुझे ये एलर्जी बिल्कुल भी नहीं थी, बचपन से लेकर आज तक कोई एलर्जी का मसला नहीं हुआ, लेकिन मुझे भी इस सीज़न में ये एलर्जी हो गई है। तो आप समझ रहे हैं कि किस किस्म की एलर्जी है, तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। ख़बरों के सिलसिले को शामिल करते हैं आप लोगों के साथ जी। पहली जो खबर है विमेन एम्पावरमेंट के हवाले से है। पाकिस्तान ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जिस तरह तरक्की की है, पहले समझा जाता था कि जो गेमिंग शेमिंग है ना ये सारी चीज़ें सिर्फ लड़के ही कर सकते हैं, लेकिन अब हम लोग देखते हैं कि लड़कियां जो हैं वो सफ़े अव्वल में शामिल हैं। हर मैदान में लड़कियां जो हैं वो हम लोगों को नज़र आती हैं। और इसी तरह की एक लड़की से आप लोगों को मिलवाने वाले हैं जिनका नाम है अक्सा। पाकिस्तान की ये पहली बन चुकी हैं वेब डेवलपमेंट के हवाले से ये लैंडमार्क अचीव करने वाली लड़की। अक्सा से जी आप लोगों को मिलवा रहे हैं। इनके बारे में कहा जाता है कि इन्होंने जिस तरह से लड़के करते हैं ना बहुत बचपन से गेमिंग और ये चीज़ें ये करना शुरू कर दी थी, और इनको भी इस बात का शायद एहसास नहीं था कि मैं वेब डेवलपमेंट में या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में इतनी ज़्यादा आगे निकल जाऊँगी। ये देख रहे हैं आप लोग, इतनी मासूम सी शक्ल है और कितनी मासूमियत है इनकी शक्ल पे। और गूगल की जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसमें ये जिस मकाम पे पहुंच गई हैं वेब डिज़ाइनिंग में, वहाँ पे अभी तक पाकिस्तान में इनके अलावा इस लैंडमार्क को किसी ने अचीव नहीं किया। तो जी कॉन्ग्रेचुलेशंस कहते हैं अक्सा को। अक्सा आपको बहुत बहुत मुबारक हो, और आपने जो माइलस्टोन अचीव किया है यकीनी तौर पर बहुत सारी इस तरह की लड़कियाँ होंगी जो जब आपको देखेंगी तो वो सोचेंगी कि जो पूरा दिन हमारा भाई कंप्यूटर पे बैठा रहता है ना, और हम लोग सोचते हैं कि हाँ लड़के तो करते ही ऐसे हैं, लड़कों का तो काम ही यही है। तो अब जी ये सिर्फ लड़कों का काम नहीं है, ये लड़कियों का भी काम है, क्योंकि लड़कियां जो हैं वो अब लड़कों के लिए वो प्रोग्राम्स डिज़ाइन कर रही हैं जो उन्होंने इस्तेमाल करने हैं। तो अक्सा उनमें से एक हैं। गूगल ख़वातीन के हवाले से बहुत ही ज़्यादा काम कर रहा है। कुछ दिन पहले भी मैंने आप लोगों के साथ ये न्यूज़ शेयर की थी कि गूगल जो है वो ख़वातीन के हवाले से कितना काम कर रहा है, और जो हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है वो भी इसी हवाले से है। गूगल के बारे में जी कहा जा रहा है कि अच्छा मैं आप लोगों को बता दूं, गूगल के बारे में मैंने कुछ दिन पहले आप लोगों से न्यूज़ शेयर की थी कि गूगल जो है वो पाकिस्तान आ रहा है ख़वातीन को सिखाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और बहुत सारी इस किस्म की चीज़ें। तो गूगल ने जी वो लैंडमार्क जो है वो सिर्फ पाकिस्तान तक महदूद नहीं किया, तब हमने पाकिस्तान के हवाले से खबर शेयर की थी, लेकिन आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि गूगल पूरी दुनिया में अंडर प्रिविलेज जो ख़वातीन हैं उनको ये बताना चाहता है कि टेक्नोलॉजी एक ऐसी चीज़ है जिसकी मदद से आप घर बैठे हुए खुद मुख्तार हो सकते हैं। क्योंकि आजकल का जो दौर है ना वो खुद मुख्तारी का दौर है। जो इंसान पैसा कमाना, ये टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करना, ड्राइविंग करना, अपना बिल खुद भरवाना, ये सारी चीज़ें नहीं जानता, वो इंसान कहीं ना कहीं पीछे। क्योंकि अगर आपको खाना बनाना आता है या नहीं आता, टेक्नोलॉजी के थ्रू आप उसे ऑर्डर ज़रूर कर सकते हैं। तो गूगल जी पहले पाकिस्तान में काम कर रहा था, और अब इस वक्त कहा जा रहा है कि तकरीबन दुनिया भर के ममालिक में गूगल ने ये अपॉर्चुनिटी क्रिएट करने की कोशिश की है कि ख़वातीन को वो ये सिखाएंगे कि टेक्नोलॉजी को अडेप्ट करके किस तरह से अपने बारे में कमाया जा सकता है, अपने बारे में सोचा जा सकता है। और ये सिर्फ आप अपने लिए नहीं करेंगे, अपनी पूरी फैमिली के लिए करेंगे। ख़ानदान में एक औरत खुद मुख्तार होती है या उसको पता लगता है कि मैंने अपने ख़ानदान का बाजू कैसे बनना है, वो पूरा ख़ानदान ही खुद मुख्तार हो जाता है। अच्छा जी, अगली जो हमारे पास ख़बर है योगा के हवाले से है। मुझे लगता है हमने इस प्लेटफॉर्म से अपने ऊपर काम करने की, अपनी वेलबींग के हवाले से इतनी बात कर ली है कि दुनिया के कोने कोने तक ये बात पहुंच चुकी है। सोशल मीडिया का जी दौर है, और सऊदी अरब में कहा जा रहा है कि जो साइकोलॉजिकल पेशेंट्स हैं, यानी कि जिनको मेंटल इलनेस है, उनके पेशेंट्स में
दिनों के हिसाब से नहीं बल्कि घंटों के हिसाब से इजाफा हो रहा है। और जो ज़्यादातर जनरेशन है वो यंग जनरेशन है, यानी कि उस जनरेशन के बारे में कहा जा रहा है जो टेक्नोलॉजी के बहुत ज़्यादा करीब है, एक फ़ेक किस्म की दुनिया में रहना चाहते हैं और अपने मसले मसाइल से भागने की कोशिश करना चाहते हैं। इसलिए बहुत ज़्यादा मेंटल कंडीशंस का शिकार हो जाते हैं। फिर उनके पेरेंट्स के लिए आगे जाके उनका इलाज कराना, साइकेट्रिस्ट को पे करना, साइकोलॉजिस्ट को पे करना या थेरेपिस्ट को करना, ये बहुत सारे चैलेंजेस बन जाते हैं। अब वहाँ की जो हुकूमत है उसने ये सोचा है कि इसका जो है ना खुमियाजा भुगतने, ये सोचने की बजाय कि भाई 25 साल बाद जब ये लोग थोड़े बूढ़े होंगे तब हम इनका क्या करेंगे, हमने इनके बारे में आज सोचना है और आज काम करना है। तो सऊदी हुकूमत ने जी क्या किया है, सऊदी हुकूमत ने ये किया है कि तमाम यूनिवर्सिटी को वो ऑन बोर्ड ले रहे हैं। जितनी भी सऊदी अरब में इस वक्त यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें से कहा जा रहा है कि तकरीबन 80% यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो इस वक्त सऊदी गवर्नमेंट की इस अम्ब्रेला के अंडर आ चुकी हैं कि वो जैसा बचपन में आप लोगों की वो हुआ करती थी ना, सुबह सुबह असेंबली हुआ करती थी, उसमें थोड़ी सी एक्सरसाइज होती थी, तो इसी तरह जी 10 मिनट की एक योगा क्लास होगी जिसमें सारे लोग आंखें बंद करके अपने आप को काम करेंगे, लंबी लंबी सांसें लेंगे, कुछ ना कुछ योगा इंस्ट्रक्टर उन्हें बताएंगे। सिर्फ 10 मिनट के लिए सिर्फ आपने ये काम करना है। और 10 मिनट के इस काम से ये होगा कि आप पूरे दिन आपके माइंड में पॉजिटिव एनर्जी होगी, कामनेस होगी, फ्रेशनेस होगी और वो जितने भी मसले मसाइल से आप लड़ रहे थे ना वो कम होना शुरू हो जाएंगे। और दूसरा उनका ये कहना है कि 10 मिनट की हमारी तरफ से स्टार्ट है। जब लोगों को ये 10 मिनट का काम करके अच्छा लगना शुरू होगा तो वो इसका टाइम स्पैम जो है वो खुद बढ़ा देंगे और फिर साइकेट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट या थेरेपिस्ट के पास जाने की आप लोगों को ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी इंशाल्लाह ताला। अच्छा जी, अगली जो खबर है हमारे पास ही 10-11 मिनट के हवाले से ही है। अच्छा 10-11 मिनट मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि साइंटिफिकली ये प्रूवन है कि कोई इंसान 10-11-12 मिनट अगर कोई काम रोज़ाना करता है तो उस काम का उसकी हेल्थ पे बिल्कुल, आप देख रहे हैं इक्वल्स टू वो आता है ना, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, बिल्कुल उस तरह से इम्पैक्ट होता है। यानी कि 10 मिनट आपकी ज़िंदगी के 24 घंटों में से इतने इम्पॉर्टेंट हैं। तो जी एक स्टडी आप लोगों के सामने पेश करते हैं जिसमें कहा जा रहा है कि 11 मिनट 10 से 11 मिनट अगर आप लोग रोज़ाना वॉक करें, मैं सिर्फ आराम से चलने को नहीं कह रही, थोड़ा तेज़ चलने को कह रही हूँ, चल के आप लोगों को दिखाने की भी कोशिश कर रही हूँ कि थोड़ा सा अगर आप ये करने की कोशिश करेंगे तो आपकी जो ज़िंदगी है वो एक्सपैंड हो सकती है। एक्सपैंड इस तरह से मैं नहीं कह रही, बहुत सारे लोग इस पे ये करेंगे कि जी मौत का वक्त तो मुतय्यन है, बेशक है, लेकिन आपकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो बेहतर हो जाएगी अगर आप सिर्फ 10 मिनट अपनी ज़िंदगी के 10 से 11 मिनट अपने आप को दे दें। तो ये आपकी रूटीन का इस तरह से हिस्सा बन जाएगी कि ये आगे जाके आपको किसी ना किसी वे में पे बैक करेगी। और ये जो है ये चीज़ करना मेरे ख्याल से कोई मुश्किल नहीं है। 10 मिनट भी यार आपके पास नहीं है, घर का ही चक्कर लगा लें दौड़ के एक दफ़ा तो 10 मिनट निकल जाएंगे। तो कोशिश करें कि 24 घंटे में से 10-11 मिनट अपने नाम कर दें। अच्छा जी, अगली जो खबर हमारे पास बहुत फ़नी है वैसे। अच्छा फ़नी इस तरह से है कि कहते हैं ना नकल के लिए भी अकल की ज़रूरत होती है। तो जिस तरह से बहुत सारे OTT प्लेटफॉर्म्स, OTT नहीं मतलब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स आप उन्हें कह सकते हैं, होते हैं चीज़ें बेचने के लिए और ख़रीदने के लिए, ठीक है। उस पर बहुत सारे इस तरह के लोग होते हैं जिन्हें पुराने ज़माने के सिक्के जमा करने का शौक़ होता है कि एशियंट हमारे पास सिक्के हैं और बहुत ज़्यादा लोग इस तरह के होते हैं उनके पास पूरी कलेक्शंस होती हैं उन सिक्कों की कि ये फ़लाँ वक्त में इस्तेमाल किया जाता था, ये भी हमारे पास मौजूद है। तो किसी ने अपनी अक्ल का गलत जगह इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान का जो 2 रुपए का सिक्का है जो हम लोग आजकल भी इस्तेमाल करें, ऐसा नहीं है कि वो करेंसी अब नापैद हो गई है, 2 रुपए का नोट वैसे नापैद हो चुका है लेकिन 2 रुपए का जो सिक्का है वो अभी भी चलता है। तो उस 2 रुपए के सिक्के को इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे डाला है और वो इसे $2.5 में फ़रोख्त करने के लिए तैयार है। $2.5, ये नहीं $2.5 भी नहीं, $2.5 में जी वो इसे $2.50 में वो इसे फ़रोख्त करने को तैयार है। और उनका नीचे जो डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है वो बड़ी मज़े की है। जिस बंदे ने भी ये अकल लड़ाई है वो जी उस डिस्क्रिप्शन में कह रहे हैं कि पुराने ज़माने का एक सिक्का है जो पुराने ज़मानों में इस्तेमाल हुआ करता था और वो लोग जो अपनी कॉइन्स की कलेक्शन को बढ़ाना चाहते हैं वो ये सिक्का सिर्फ़ और सिर्फ $2.5 में ख़रीद सकते हैं।
तो अगर कोई ये सिक्का $2.5 में ख़रीदने को तैयार है तो मैं उन्हें कहूँगी कि प्लीज़ ये बेवकूफ़ी ना करें, ये आप पाकिस्तान आके वैसे जितने चाहे लेके जा सकते हैं। और असल में इसमें उर्दू में लिखा हुआ है, मस्जिद की तस्वीर जो है बादशाही मस्जिद की इस पे बनी हुई है। तो उनका ख़्याल था कि वो जिस बंदे को उर्दू पढ़नी नहीं आती वो जो है उसको बेवकूफ़ बना सकते हैं। तो बड़ी वैसे गलत बात है सही किसी को बेवकूफ़ बनाना। अपने आइडियाज़ को इस्तेमाल करो पाकिस्तानियों। अच्छा जी, अगली खबर जो हमारे पास मौजूद है जी, गवादर के एयरपोर्ट के हवाले से। गवादर का एयरपोर्ट बहुत अरसे से बन रहा था। गवादर पोर्ट जब से बनना शुरू हुई है तभी से इस एयरपोर्ट का डिज़ाइन आ गया था और इसकी डेवलपमेंट शुरू हो गई थी। पीटीआई की गवर्नमेंट ने इस एयरपोर्ट के हवाले से बहुत ज़्यादा काम किया था क्योंकि वो चाहते थे कि उनके टेन्योर में ये मंसूबा जो है वो कंप्लीट हो जाए और उनका टेन्योर अगर उन्हें हटाया ना जाता रिजीम चेंज के दौरान तो अभी तक उनका टेन्योर मौजूद होता और ये उन्हीं के टेन्योर के दौरान ही बनना था, जिस तरह से अभी आप लोगों को पता है कि बन गया है। तकरीबन कंप्लीशन हो गई है, इसकी इनॉग्रेशन जल्द हो जाएगी। कहा जा रहा है कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा एयरपोर्ट गवादर एयरपोर्ट बनने वाला है और ये बहुत सारे इंटरनेशनल एयरपोर्ट से compete करने की जान रखता है। यानी कि इसके अंदर जो सिस्टम्स मौजूद हैं, जिस मयार का ये एयरपोर्ट बनाया गया है, जो इक्विपमेंट है, जो लैंड है, जो एरिया है, ह्यूज बहुत बड़ा एयरपोर्ट है। अगर मेरा तो वैसे इतना गवादर भी जाने का इत्तेफाक नहीं होगा, अगर किसी का गवादर जाने का इत्तेफाक हो तो अगर आप प्लेन से नहीं भी गए तब भी जाएं, एयरपोर्ट को ज़रूर विज़िट करें क्योंकि पाकिस्तान की जिस तरह की चीज़ें होती हैं ना वो देख के हम पाकिस्तानी जिन्होंने पाकिस्तान में ही रहना है उनको बड़ी खुशी होती है। बहुत सारे तो लोग होते हैं बाहर निकल जाते हैं लेकिन हमने नहीं बाहर निकलना, हमने यही रहना है। तो जी ये तस्वीरों में आप देख रहे हैं बहुत ही ज़्यादा अच्छा आर्किटेक्चरल इसका डिज़ाइन किया गया है, बहुत जदीद तरीक़ों से। इसके अलावा कहा जाता है कि कराची का एयरपोर्ट पाकिस्तान का बहुत अच्छा है लेकिन अब उससे बने हुए बहुत साल गुजर चुके हैं। तो ये जो एयरपोर्ट है ये बिल्कुल जदीद डिज़ाइन किया गया है और बड़ा ही खूबसूरत है, बड़ी ही अच्छी इसकी जो है वो लुक एंड फील आ रही है। तो ज़रूर विज़िट करें, अगर गवादर जाने का प्रोग्राम हो तो वैसे तो प्लेन से जाने की कोशिश करें, अगर नहीं जा सकते तो विज़िट ज़रूर करें। हम जी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो अपने टॉपिक की तरफ जाएंगे और हमारे साथ मौजूद होंगे हमारे गेस्ट। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहें। जी वेलकम बैक टू द शो। हम लोगों का आज का जो टॉपिक है आने वाले दिनों से बहुत ही ज़्यादा रेलेवेंट है। रमज़ान की आमद है और रमज़ान में हम लोग देखते हैं कि बहुत ज़्यादा नए किस्म के जो प्रोग्राम्स होते हैं उसमें हम लोग देखते हैं कि बड़े मज़े के लोगों ने कपड़े पहने हुए होते हैं। कुछ लोग तो घर में बैठ के देखते ही वो प्रोग्राम इसलिए कि आज हम देखेंगे कौन सी एक्ट्रेस आई है, कौन सा गेस्ट आया है, उसने कौन सी कलेक्शन पहनी है, क्योंकि रमज़ान में तकरीबन तमाम ही ब्रांड्स के जो कलेक्शन होती है ईद की वो आ चुकी होती है और वही सारे पहन के देख रहे होते हैं और उससे आपको भी आइडिया मिल रहा होता है कि आपने ईद पे क्या पहनना है। तो थोड़ी सी फैशन के हवाले से बात करेंगे, फिर हम बात करेंगे ब्लॉगिंग की और पीआर मैनेजिंग की। पीआर मैनेजिंग एक बहुत बड़ा वास्ट टॉपिक है। लोगों को आजकल बहुत इस बारे में जानने का शौक़ है कि पीआर कैसे मैनेज होती है। हम खुद से नहीं कर सकते, हमारी कोई आके कर दे, हमें कोई हेल्प आउट कर दे। इन तमाम चीज़ों पर बात करने के लिए जो शख्सियत इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, ब्लॉगर हैं, ख़ुद बहुत बड़ी उनकी फॉलोइंग है इंस्टाग्राम पे और इसी वजह से लोग उनसे पहले ये वैसे पूछते रहते थे कि आपने ये इंस्टाग्राम की अपनी फॉलोइंग कैसे बनाई और फिर वो लोगों की बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ की पीआर मैनेजर बन गई हैं। हमारे साथ जी मौजूद हैं हुमा सिद्दीक। अस्सलाम वालेकुम हुमा, कैसी हैं आप? जी बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? ठीक है, बिल्कुल ठीक। गुड मॉर्निंग, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। अच्छा हुमा, जैसे मैंने कहा ना, जिस लोगों को ना आजकल बहुत है शौक कि कैसे आप लोगों के फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं, हाँ ये पूछने का। मेरे इतने ज़्यादा नहीं बढ़ रहे थे, फिर थैंक्स टू जो मेरी प्रमोशन करती हैं, जो मेरा पेज हैंडल करती है उम्मुल बनीन, उन्होंने मुझे थोड़ा बताया इस टाइम पे करना चाहिए पोस्ट, इस टाइम पे नहीं करना चाहिए, लेकिन लोगों को ये नहीं पता। ऐसा ही है। तो अगर कोई आपसे टिप्स मांगते हैं तो आप क्या देती हैं? देखिए उसकी सबसे बड़ी टिप ये है कि आप पहले जाएं अपने पेज के ऊपर, सेटिंग्स पे जाएं, जाकर देखें कि आपकी इंगेजमेंट किस टाइम पे चल रही है आपके पेज पर। ठीक है, अच्छा, वो एक तरीका का मुझे देखना नहीं आया, नहीं आया, ठीक है, वो हाँ नहीं देखना है। मैं वो इसीलिए आपको टिप बता रही हूँ ना कि आप जब जाएंगे ना अपने पेज के ऊपर, जब आप वहाँ सेटिंग्स में जाएंगे आपको पता चलेगा कि आपकी इंगेजमेंट्स मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे किस टाइम पर आ रही हैं। अच्छा। जिस टाइम की इंगेजमेंट सबसे हाई है उससे 1 घंटा पहले आपको पोस्टिंग करनी है।
अच्छा, उससे 1 घंटा पहले पोस्ट पोस्टिंग करनी है। ओके, yes, ठीक है। ठीक है। अगर आपकी जो है वो एंगेजमेंट वो अगर 10,000 की आ रही है तो वही आपकी डबल हो जाएगी 1 घंटा पहले पोस्टिंग की वजह से। अच्छा, डॉक्टर्स या हकीम भी कहते हैं कि आपने ना खाना खाने से 1 घंटा पहले दवाई खा लेनी है ना? ये हमारे वो में पता कोई है ऐसे- क्योंकि एक टिप है कि बहुत कम लोगों को पता है कि इंगेजमेंट्स आपकी किस तरीके से हाई हो सकती हैं, क्योंकि इंगेजमेंट्स नहीं आती, फिर वो लोगों को होता है हम पेज चला रहे हैं, हमारी इंगेजमेंट्स नहीं आ रही हैं, उसका कोई तो रीज़न होगा, बहुत सारे रीजंस होते हैं। लेकिन ये कि एक टिप है कि आप इससे अगर इंगेजमेंट चाह रहे हैं लोगों के साथ इंगेज करना, तो आप पहले जाएं अपने पेज पे देखें आप इंगेजमेंट इस टाइम पे आ रही है, उससे 1 घंटा पहले पोस्ट करें, आपकी इंगेजमेंट बढ़ेंगी। ठीक है। अच्छा हुमा, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, एक्टर्स हैं, सेलिब्रिटीज़ हैं, जिनके अपने पास ये काम करने को नहीं है, ऐसे ही है। लेकिन आजकल जो है ना सोशल मीडिया पे इन रहना सबकी मजबूरी बन बिल्कुल चुकी ऐसे ही है। तो उनके लिए आप ये काम किस तरह से परफॉर्म करती हैं? वो इस तरीके से मेरी परफॉर्मेंस होती है कि लाइक मेरा एक सेलिब्रिटी के साथ इंगेजमेंट हुई, उनके साथ मेरी बातचीत हुई, उन्होंने मुझे बताया कि हुमा आप हमारी पीआर्स देखें, हम लोग वो मतलब आपके थ्रू आएंगी चीज़, उसके बाद आप उनके साथ सारी डीलिंग्स करेंगी, हमारी पोस्ट की रेट्स, हमारे वीडियोस की रेट्स, हमारे शॉर्टआउट्स की रेट्स, उसके बाद फिर आप हमसे करेंगी कनेक्शन कि उसके बाद हम लोगों के साथ अगर एक पीस में मैनेजमेंट हो जाती है तो उसके साथ फिर हमारी हो जाती है। अच्छा, मतलब जिस भी कंपनी ने उनको अपना कोई पीआर भेजना ऐसा ही है, है। दे विल कॉन्टैक्ट यू। यस, ठीक है। अब क्योंकि सेलिब्रिटीज़ ने ऊपर लिखा होगा, जिस भी सेलिब्रिटी की मेरे पास पीआर होगी उसने लिखा होगा हमारी पीआर हुमा मैनेज कर रही है, वो डायरेक्ट मुझे अच्छा, कनेक्ट करेंगे। ओके। उसके बाद फिर वही होगा, कंपनी मुझसे बात करेगी हमने सर को पीआर भेजनी है, फिर मेरी सर के साथ बात होगी या जिसके साथ भी मेरी सेलिब्रिटीज़ के साथ होगी, वो फिर बताएंगे कि हुमा हमारा ये रेट है, उन्होंने ये रेट, उनका ये बजट है, फिर हम लोग बीच में एक पॉइंट लेकर आते हैं, उस ओके। बजट को हम ले आते हैं। मतलब वो डीलिंग्स खुद से Yes. नहीं करते, क्योंकि ये भी बड़ी सरखपाई होती है ना। Obviously, आप कितने लोगों को आप मैसेजेस आ रहे होते हैं, वो फिर वो मेरे थ्रू हो जाते हैं कि प्लीज़ आप देख लीजिए किस तरीके से करना है, फिर आपको उसको मैनेज करना है, किस सामने पोस्टिंग, फिर वही होता है कंपनीज बताती हैं आपने इस टाइम पे पोस्टिंग करनी है, फिर उनके साथ वीडियोस लेना, पोस्टिंग करवाना, ये हमारा काम है। ठीक है। अच्छा हुमा, पीआर में आजकल लोगों का एक बहुत ज़्यादा कंसर्न ये होता है कि सेलिब्रिटीज़ और ब्लॉगर्स पीआर को इंडोर्स करते हैं उस प्रोडक्ट की ऑथेंटिसिटी चेक किए बगैर, अच्छा है ना? क्योंकि वो कहते हैं कि अच्छा इन्होंने तो इंडोर्स कर दिया, बहुत सारे जो उनके फॉलोअर्स होंगे, फैंस होंगे, वो जाके कहेंगे हाँ जी ये प्रोडक्ट ठीक है क्योंकि इस बंदे ने इसके बारे में सही रिव्यू ठीक है। किया, ख़रीद भी लेंगे और फिर पता लगेगा कि वो प्रोडक्ट ठीक नहीं है। तो लोग कहते हैं थोड़ा सा पहले खुद चेक कर लेना चाहिए, तो आपका इस बारे में क्या स्टांस है? बिल्कुल आपकी बात ठीक है, क्योंकि हमारा भी ऐसे ही होता है, हम लोग पहले प्रोडक्ट को खुद चेक करते हैं। Okay. और हद तकरीबन मेरा तो ये होता है कि मेरे पास कोई प्रोडक्ट आती है पीआर के लिए तो 15 डेज तो मैं उसको लाजमन यूज़ करती हूँ, मैं उसके बाद अच्छा। रिव्यू करती हूँ, मैं नहीं देती रिव्यू उसके बगैर। अच्छा, तो हुमा आप यूज़ कर लेती हैं? मैं यूज़ कर लेती हूँ, लेकिन मैं सारी पीआर स्टेप नहीं करती। मैं अच्छा। हाँ मैं बहुत कम पीआर स्टेप करती हूँ, लेकिन वो कि जब मुझे पता चल रहा हो कि एक चीज़ ठीक है और पहले इंग्रेडिएंट्स देखिए, उसके बाद देखिए आपकी स्किन के ऊपर, क्योंकि अक्सर आपको रिएक्शंस हो जाते हैं चीज़ों के, आप पहले आके देखिए प्रोडक्ट्स किस तरीके से हैं, फिर आप एक रिव्यू करें। अगर आपको प्रोडक्ट का रिव्यू नहीं अच्छा मिल रहा, आप उनको डायरेक्ट बता सकते हैं। और मैं बहुत दफ़ा ऐसा हो चुका है, मैंने रिव्यू आज तक कुछ प्रोडक्ट्स का नहीं दिया, उनको मैंने बताया कि मुझे यही इश्यूज़ आए हैं तो मैं नहीं कर सकती रिव्यू, क्योंकि ऑब्वियसली मेरे फॉलोअर्स हैं, हाँ। वो मुझसे पूछेंगे आपको कैसा रिव्यू मिला। अब उनको अगर वही सेम इशू होगा, वो कहेंगे हमें तो ये इश्यूज आए हैं। हाँ। ठीक है, इसी तरीके से एस्थेटिक क्लिनिक्स का भी है। मैं पहले एस्थेटिक क्लिनिक खुद विजिट करती हूँ, मैं पहले खुद है। ट्रीटमेंट लेती हूँ, उसके बाद मैं एक रिव्यू वीडियो बनाती हूँ कि मैंने ले चुकी हूँ ट्रीटमेंट और ये मुझे कोई ऐसा इशू नहीं हुआ, इतनी मुझे सेटिस्फेक्शन है, तो आप लोग चाहें प्लीज़ करें। अच्छा, जो पीआर एक्सेप्ट नहीं करती उसकी क्या रीज़न होती है? आपको पहले से ही देख के पता लग जाता है कि ये कुछ सही नहीं है? हाँ, कुछ ऐसा होता है ना कि आपको जब आ रही होती है, कुछ लोगों की तो आपकी मैनेजमेंट ही इतनी अच्छी नहीं होती कि वो आपके साथ मैनेज ही नहीं कर रहे होते ठीक तरीके से, तो आप वैसे ही वो कर लेते हैं। दूसरा, कुछ प्रोडक्ट्स पे डिपेंड करता है। कुछ ऐसा होता है पीआर चलें आ भी गई, आपने प्रोडक्ट यूज़ करना शुरू किया, आपको नहीं समझ आती, आप क्योंकि आपको रिएक्शंस हो रहे होते हैं, नहीं उस चीज़ की सेटिस्फेक्शन हो रही होती है, तो फिर आप नहीं उसका रिव्यू करते। अच्छा, और जैसे आप कह रही हैं कि मैं क्लिनिक्स को खुद विजिट Yes. करती हूँ, फिर मैं बताती हूँ बिल्कुल। लोगों को कि ये ठीक है ये नहीं ठीक, तो जिन क्लिनिक्स को आप विजिट करती हैं उसमें डर नहीं लगता कि ये ऐसा ना हो कुछ मेरी स्किन के साथ ख़राब भी हो जाए? नहीं, पहले लाइक मेरा एक डॉक्टर हैं, ठीक है, मैं यहाँ डॉक्टर के नाम तो नहीं कह लेती, जी, जी। लेकिन डॉक्टर हैं, अब उनके साथ पहले मेरी कंसल्टेशन का एक पूरा सेशन होता है 1 घंटे का, ठीक है, फिर मुझे पता चल जाता है ये डॉक्टर कितने नॉलेज है इनके पास इस चीज़ की, तो फिर मैं वो एक उसके ऊपर जाती हूँ चीज़ के ऊपर कि हाँ अब करवा लेना चाहिए। अब करा लेना चाहिए, ठीक है, पहले एक सेशन करती हैं, Yes, yes. मतलब
मतलब जांच पड़ताल खुद हाँ करती हाँ हैं। पहले मैं खुद एक सेशन लेती हूँ, कितना इनको नॉलेज है, फिर उनका एक पेज विजिट कि उन लोगों का क्या रिएक्शन है Recommendations और क्या आई हैं। रिकमेंडेशंस हैं। ऐसा नहीं है कि आप किसी भी जाकर, आप देखें ऐसे तो स्टैटिक लिंक्स बहुत सारे खुले हुए हैं, आप किसी भी जाके अपना नहीं कर सकते ट्रीट अपने आप को, क्योंकि वो आपकी स्किन ऐसे इशू है और हमारा एक काम ऐसा है कि हमारा तो फेस है टीवी पे, ठीक है, एक रिएक्शन खुदा ना खास्ता हो गया तो हमारे लिए तो हमारा काम खत्म हो जाएगा, काम खराब हो काम खराब हो जाएगा। जाएगा। बिल्कुल यही बात है। हुमा, ये उन फील्ड्स में से एक ऐसी फील्ड है जो अगर हम 5 साल पहले भी जाएं तो ये फील्ड नहीं हुआ करती थी। ठीक, इस फील्ड के हिसाब से अगर देखें तो इसमें बहुत स्कोप है लोगों के ज़्यादा से ज़्यादा आने का। अगर कोई बंदा इसमें आना चाहे तो आप उसे क्या रिकमेंड करती हैं? पहले अपना पेज बनाएं फिर इस फील्ड में आए? नहीं, आप पहले बिल्कुल आप पेज ऑब्वियसली देखें, आप कहीं पर भी जाते हैं ना, किसी भी जगह पे आप जाएंगे, किसी भी क्लिनिक पे जाएंगे या वो पहले आपको कहेंगे आपकी इंस्टाग्राम प्रोफाइल क्या है। अब इंस्टाग्राम प्रोफाइल आपकी ये है कि आपकी एक सीवी बन चुकी है, हाँ, ठीक है। आजकल तो आजकल आप इसे सिंपल ही है, जैसे आप जॉब के लिए सीवी चाहते हैं, इंस्टाग्राम आपकी एक सीवी है, तो आप इंस्टाग्राम पे आपका पेज चले आएँ, आप स्टार्ट करें उस चीज़ को, आप स्टार्ट से अपना काम स्टार्ट करें। उसके बाद जब आपका एक थोड़ा सा बन जाए चीज़, उसके बाद उसको आप आगे लेके चलें और आपका काम चल जाता है। कुछ लोग ये होता है उनकी एक लक काम कर जाती है, उनकी जल्दी से काम स्टार्ट हो जाता है। कुछ लोग टाइम लेते हैं, टाइम कंज्यूम करते हैं, फिर चीज़ें चलती हैं, तो वो इस तरीके से होता है। ठीक है, बहुत सारे लोग हुमा ये कहते हुए नज़र आते हैं कि हम बहुत एफर्ट भी कर रहे हैं, सब कुछ है, लेकिन हमारे तो फॉलोअर्स नहीं हैं, और फिर दूसरों पे इल्ज़ाम भी लगाते हैं कि इनके फेक है, इनके कैसे इतने ज़्यादा आ गए। तो क्या फेक फॉलोअर्स का इतना कॉन्सेप्ट है ब्लॉगिंग वगैरह में? बिल्कुल है फेक का, और बहुत सारे लोग फेक फॉलोअर्स पर भी काम कर रहे हैं, लेकिन बात वही आ जाती है कि फेक फॉलोअर्स का मसला ये है कि आप फेक फॉलोअर्स ले लेते हैं, ठीक है, आप चलें आपने ऊपर 2 लाख फॉलोअर्स को ऊपर कर दिया अपने फॉलोअर्स में, लेकिन नीचे आपको इंगेजमेंट भी तो उसके लिहाज से मिले ना। अब 2 लाख ऊपर है और अगर आपको नीचे 100 व्यूज़ मिल रहे हैं तो इसका मतलब आपने फेक फॉलोअर्स देखे, सीधी सी बात है, ठीक है। अब आपके पास अगर एक चीज़ हुमा की बात ना मुझे इतने ज़ोर से स्ट्राइक की है ना, 100 व्यूज़ है। अच्छा, अब किसी चीज़ पे मेरे 100 व्यूज़ आ जाए तो मैं समझती हूँ पता नहीं क्या मैंने कुछ माइलस्टोन अचीव कर लिया। नहीं, अब वो देखिए, अब आप एक अगर देखें हमें कंपनी एक प्रोडक्ट भेजती है, हाँ। तो वो तो ऑब्वियसली ये चाहेगी कि अगर आपके 1 लाख फॉलोअर्स हैं तो तकरीबन वो 50,000 लोग तो देखिए ना उसको, हाँ, ठीक है। हाँ। 50,000 का मतलब है 60,000 की एंगेजमेंट आपकी नीचे आ रही है, रीच आ रही है। 60,000 लोगों ने आपकी देखी प्रोफाइल, तो वो चाहेंगे ऑब्वियसली यस कि वो ये हो, तो वो ऑब्वियसली पता चल जाता है आपने फेक खरीदा हुआ है। फिर कमेंट्स की बात आ जाती है। अब अगर आप ऊपर आपके पास इतने या नीचे आपके 2 से 4 कमेंट्स आ रहे हैं तो फ़ायदा नहीं है ना, सीधी सी बात है, ठीक है, फ़ायदा नहीं है ना उसका। फिर आप वो वैसे खड़ी करके रख दो, उसका क्या फ़ायदा, फिर कुछ भी नहीं। अच्छा, लोग खरीद क्यों रहे हैं? अगर उन्हें पता लग रहा है कि दूसरे भी अब इतने बेवकूफ़ नहीं रहे, उन्हें पता लग जाएगा कि हमारे फॉलोअर्स फेक है, तो खरीदारी क्यों हो रही है? वो खरीदारी इसलिए हुई है क्योंकि ना कुछ लोग होते हैं ना, वो सिर्फ ना इंस्टाग्राम के जो फॉलोअर्स हैं वो देखते हैं, वो नीचे फिर नहीं कई लोग जाते हैं ना। अब उनको ये लगता है कि हमें बस इंस्टाग्राम फॉलोअर्स हैं तो हमारा काम चल रहा है, हम काम कर लेंगे। लेकिन जो लोग जिनको समझ है ना इस चीज़ की, वो इंस्टाग्राम के फॉलोअर्स, अब हमारे साथ ऐसा होता है कि कई कंपनीज हमें जब कोलैबोरेशन के लिए करती हैं तो वो कहती हैं कि प्लीज़ अपने 7 डेज़ की रीच, आपकी एक प्रोफाइल की रीच, उसके बाद आपका जो एक आपकी जब पहली आपकी जो एक फीड चल रही है उसकी रीच, ये सब हमें भेजें, ठीक है। अच्छा, ये भी होता है। और ये मतलब 7 दिनों की रीच भी भेजनी है, आपकी जो लास्ट पोस्ट है उसकी भी रीच भेजनी है। अगर आपका एक व्यू अगर आ रहा है आपके एक उसके ऊपर प्रोफाइल के ऊपर, उसकी एक रीच भेजें तो हमें पता चलेगा आपकी रीच कितनी है, आपकी फेक है या ओरिजिनल है। अच्छा, ठीक है, तो कितनी होनी चाहिए मिनिमम? अगर आपने एक पोस्ट अगर आपने लाइक वो होनी चाहिए आपकी, लाइक 60,000 होनी चाहिए रीच। एक 60,000 पहुंचने के लिए तो मुझे काफ़ी अरसा दरकार है। हाँ, नहीं मतलब वो देखिए एक वो जो है ना, अगर आप देखें एक, अगर आपको मैं आपको एक यहाँ पे एक एग्जांपल देंगे, एस्थेटिक क्लिनिक है ना, तो अगर वो आपको एक महंगा ट्रीटमेंट दे रहा है तो वो ये ज़रूर चाहेगा कि आपकी रीच भी इतनी होनी चाहिए ताकि हमें फ़ायदा हो उससे, ठीक है। तो ऑब्वियसली वो 60,000 70,000 रीच नहीं होगी तो उनको उसका रिजल्ट नहीं मिलता उनको ना। अब देखें, हम लोग कभी किसी रेस्टोरेंट से वापस आते हैं, अगर हमारी पीयर्स कंपनी में, इस पर बाद में बात करती पीआर कंपनी, तो हमें जब भेजती है ना तो उस बात कहते हैं, हमें अगले दिन जब रिजल्ट शो होना शुरू होता है हमें पता चल जाता है कि कितनी फेक है और कितने वो रियल है। अच्छा, मतलब लोग उस तरह से आना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि आजकल तो जिस तरह आपने कहा ना, ये एक आपकी सीवी है। जी बिल्कुल, लिटरली अब तो खाने पीने के लिए भी ऐसा होने लग गया है कि हम लोगों ने कहीं जाना होता है ना, हम लोग पहले उनका पेज विजिट करते हैं, फिर देखते हैं लोगों ने नीचे क्या कमेंट्स दिए हैं। वो कोई कहता है इसका ये बहुत मज़े का, बीफ चिली ड्राई बहुत मज़े का, ये बहुत मज़े का, और हम जाके वहाँ लिटरली वही ऑर्डर भी करते हैं।
अब इस तरह की दुनिया चल रही है। तो वही बात है ना कि इन्फ्लुएंसर्स को लोग फॉलो करते हैं, उनकी चीज़ों को फॉलो करते हैं, उनको देखना चाहते हैं, वो लोग जो यूज़ कर रहे हैं फिर उस रिकमेंडेशन पे जाना चाहते हैं। तो आजकल वो एक वही बात है ना कि एक वो दुनिया बन चुकी है इन्फ्लुएंसिंग की। अच्छा हुमा, आप लोगों की जो PR कंपनी है वो क्या क्या मैनेज कर रही है, उसकी अम्ब्रेला के अंडर क्या क्या चीज़ें आ रही हैं और किस तरह से मैनेज होता है? अब मेरी पर्सनल तो खैर PR कंपनी नहीं है, लेकिन मैं ऑब्वियसली जो मुझे Affiliated हैं किसी हाँ PR नहीं, अब लाइक मेरी जो PR कंपनी है यहाँ एलीट लाइफ के साथ मैं आजकल काम कर रही हूँ, एलीट PR एजेंसी सॉरी। तो उनके साथ इस तरीके से होता है, हमारे रेस्टोरेंट्स की विजिट्स होते हैं, तो वो हमें बताते हैं कि इस रेस्टोरेंट पे आपको जाना है, इस दिन आप लोगों को जाना है, इस तरीके से आप लोगों ने करना है। उनके ब्लॉगर्स मेटअप्स होते हैं, उनको लेके चलना साथ, अगर उनके पास एस्थेटिक क्लिनिक्स की PRs हैं उनको लेके चलना साथ, और मतलब वो हमें बता देते हैं कि और वो होता है ऐसा है एस्थेटिक क्लिनिक्स जो PR होती है वो, मैं यहाँ पे लोगों को एक चीज़ और क्लियर कर दूँ, अगर किसी को लगता है ना कि 10,000 फॉलोअर्स को एस्थेटिक क्लिनिक की PR मिल जाएगी तो वो गलत है। एस्थेटिक क्लिनिक की PR आपको कम से कम 50,000 फॉलोअर्स और 1 लाख फॉलोअर्स होने चाहिए, तो आपको अच्छी PR जो तकरीबन आपको लाइक 40,000 तक की PR मिल सकती है। इसका मतलब है मुझे कोई PR नहीं मिल सकती, मेरे इतने फॉलोअर्स नहीं है कि मुझे कोई भी PR मिल सके। नहीं, वो देखें वो हर चीज़ पे डिपेंड करता है ना, आप उसको कितना अच्छे तरीके से अपने कंटेंट देखें। यहाँ पर ये बात भी नहीं है, कंटेंट क्रिएशन भी एक बहुत बड़ा आर्ट है, ठीक है, जो ये हर भी किसी को नहीं आता, ठीक है। अब अगर आप बहुत अच्छा कंटेंट बना लेते हैं एस्थेटिक क्लिनिक पे जाके, उनको लगेगा कि हमारा कंटेंट अच्छा है और एक व्यूअरशिप हमें आ रही है, तो क्यों नहीं आपको एक मिल सकती। फॉलोअर्स पे इतना नहीं है, होता है फॉलोअर्स पे, लेकिन एक कंटेंट क्रिएशन भी एक चीज़ है। अच्छा हुमा, कंटेंट क्रिएशन की आपने जिस तरह से बात की, ये बड़ा अजीब सी चीज़ है। हम लोग हालांकि टेक्नोलॉजी के ही दौर में पैदा हुए हैं, कोई हम 80 साल पहले के नहीं हैं, लेकिन फिर भी हमें अभी तक ये चीज़ें समझने में थोड़ी मुश्किल होती है। कंटेंट क्रिएट कैसे करना है, किस एंगल से शॉट बनाना है, क्या करना है, क्या चीज़ मुश्किल है, क्या आसान है, क्या बिकती है, क्या सबसे पहले कौन सी तस्वीर सबसे पहले डालनी है, ये सारी चीज़ें जो हैं इनके लिए कोई यूनिवर्सिटी कोई इदारा भी मौजूद नहीं है जो आपको सिखा दे, तो कैसे सीखें? देखिए वो तो आपको ऑब्वियसली आपको ये खुद नॉलेज लेनी है, ठीक है। आप वीडियोस देखते हैं, आप पिक्चर्स देखते हैं, आपको पता होना चाहिए, और कैमरा मोबाइल आपके हाथ में, आपको पता होना चाहिए कि आप किस एंगल से लेंगे तो वीडियो अच्छी आएगी या पिक्चर अच्छी आएगी, ठीक है। अब अगर आप रेस्टोरेंट जाते हैं तो रेस्टोरेंट को, अब रेस्टोरेंट ने अगर आपको खाना दिया है उसको आप कितना अच्छे तरीके से लोगों को दिखाते हैं, ये आपका काम है और ये है कंटेंट क्रिएशन, ठीक है। अब अगर आप एस्थेटिक क्लिनिक पर गए हैं तो आप उस फेशियल को या आप उस चीज़ को कितने अच्छे तरीके से अपने फॉलोअर्स को दिखाइए, आप किस तरीके से उनको बता रहे हैं, ये आपका काम है। वीडियो तो बन जा, वीडियो सारे बना लेते हैं, बाकी सारा काम आ जाता है आपकी एडिटिंग का। आप एडिट उसे कितना अच्छा कर रहे हैं ताकि वो लोग उसको देख रहे हैं और लोगों को समझ आ रही है उस चीज़ की। हुमा, आपको क्या लगता है कि ये एक बंदे का काम है या नहीं, इसके लिए पूरी टीम एफर्ट दरकार है? टीम की बिल्कुल ज़रूरत होती है, लेकिन अब कुछ लोग होते हैं वो मल्टी टैलेंटेड होते हैं, वो खुद काम कर लेते हैं बड़े इजीली, ठीक है। लेकिन ऑब्वियसली अब कुछ लोग ऐसे हैं वो नहीं कर सकते, लाइक मैं सेलिब्रिटीज़ की अगर बात करूँ, उनके पास टाइम नहीं होता इन चीज़ों का कि वो बैठ के कंटेंट क्रिएशन करेंगे, फिर एक को एडिट करेंगे, दूसरे को एडिट करेंगे, उनकी चाहिए। तो वही बात है, उसके लिए एक टीम चाहिए, आपको टीम चाहिए। अच्छा, किसी ने अगर टीम बनानी हो या उसने किसी से रब्ता करना हो, फॉर सपोज किसी ने आपसे ही रब्ता करना है, तो वो भी इंस्टाग्राम के थ्रू ही करेंगे? बिल्कुल ऐसा ही है। देखिए इंस्टाग्राम पे हमें मैसेजेस आते हैं, कुछ लोग होते हैं अपने DMs नहीं देखते, लेकिन मेरी एक आदत है कि मैं रात को सोने से पहले अपने सारे DMs और सारी रिक्वेस्ट सारी चेक करती हूं। अदर्स भी देखती हैं? सब। अच्छा, क्योंकि वो मैं सारे देखी, क्योंकि हमें मोस्टली ऐसा होता है कि जो आ रही होते हैं ना, कनेक्शंस आ रहे होते हैं, वो हमें वहीं से आ रहे होते हैं, ठीक है। तो हमें पता चल रहा होता है रिक्वेस्ट आ रही हैं, हमें मैसेजेस को देखना है, हमें फिर उनको रिप्लाई भी करना है, तो वो फिर इस तरीके से होता है, वो देखती हूँ। अब लोगों ने अगर करना है तो वो फिर वो लोग पूछेंगे कि हम इसको आगे किस तरह लेके चलें, तो ऑब्वियसली मेरा होता है काम कि जी इसको कर लें। अगर आप टीम एक बना रहे हैं तो आप वीडियोग्राफर्स को साथ रखें, फोटोग्राफर्स को रखें, अच्छी टीम को अपने साथ रखें, तो बिल्कुल काम चलता है। स्टार्टिंग में नहीं, 50,000 फॉलोअर्स तक, 1 लाख तक कोई इतनी ज़रूरत नहीं है टीम की, आप खुद सब कुछ कर सकते हैं। आपको जब लगे कि आपका काम थोड़ा सा बढ़ गया है और आपको बर्डन बहुत ज़्यादा आपको फील हो रहा है, तो आप बिल्कुल टीम बनाएं, तो टीम के बगैर काम नहीं चल सकता। टीम के बगैर काम नहीं। और जितने भी ये बड़े बड़े ब्लॉगर्स हैं, मैं नाम नहीं लूँगी, आपको पता है, जिनके 200 300 के फॉलोअर्स तक जा चुकी है गेम, उन सब के पास टीम है? मोस्टली के पास टीम है। टीम के बगैर काम नहीं हो सकता, क्योंकि उनके पास एक उन्होंने एडिटर्स रखे हुए होते हैं जो वीडियो को एडिट कर रहे होते हैं, फोटोग्राफर्स होते हैं, वीडियोग्राफर्स होते हैं, पूरी एक टीम पीछे बैठी हुई होती है काम करने के लिए। अच्छा, ब्लॉगर्स के बारे में लोगों को एक बहुत बड़ी कंप्लेंट ये है कि ठीक है उनकी इंस्टाग्राम पे फॉलोइंग वगैरह है, उससे आता है, लेकिन वो ज़्यादा चार्ज कर रहे हैं एज़ कम्पेयर टू सेलिब्रिटी। नहीं, कुछ ब्लॉगर्स ऐसे हैं,
कुछ ब्लॉगर्स ऐसे बिल्कुल ऐसा ही हैं है। जो एक एक जोड़ा पहनने के 1-1 लाख रुपए ले रहे हैं। 1 लाख तो बहुत कम बता रही हैं। हाँ, मतलब कुछ मुझे तो कुछ ही का पता है, तो मैं हैरान हो रही थी कि वो मतलब एक जोड़े के 1 लाख पहन के सिर्फ 2-3 इधर-उधर घूम जी फिर बिल्कुल के ऐसे ही तस्वीरें है, खिंचानी ऐसे ही है। है। वो असल में मसला इस वक्त ये है ना कि जो सेलिब्रिटीज है ना उनसे ज़्यादा इस वक्त एंगेजमेंट इन्फ्लुएंसर्स को मिल रही है। ओके। इन्फ्लुएंसर्स की मार्केट इस वक्त बहुत चल रही है और इन्फ्लुएंसर की मार्केट इस वक्त ज़्यादा इस्लामाबाद में चल रही है। इसकी क्या वजह है हुमा? इसकी वजह यह कि यहाँ पे सेलिब्रिटी की रीच नहीं है। उसकी क्या वजह है? उसकी ये वजह है हाँ। कि यहाँ पे सेलिब्रिटीज़ मौजूद नहीं है उतने, क्योंकि सारे सेलिब्रिटीज़ लाहौर और कराची में हैं। यहाँ पे सिर्फ तब सेलिब्रिटीज़ की रीच हो सकती है जब यहाँ पे उनकी कोई मैनेजमेंट टीम हो या पीयर्स मैनेजर्स यहाँ पर मौजूद हों जो लोगों को उनके थ्रू कर सकें। वरना कुछ सेलिब्रिटीज़ खुद तो थ्रू नहीं हो सकते क्योंकि यहाँ पे बहुत कम रहते हैं इस्लामाबाद बिल्कुल, में। बहुत कम तो रहते हैं। ऑब्वियसली जब यहाँ पे सेलिब्रिटीज़ मौजूद नहीं होंगे तो फिर इन्फ्लुएंसर्स को ही आगे लेकर आएंगे ना, तो यहाँ पे इसलिए रीच आता है इन्फ्लुएंसर्स की। अच्छा, बहुत सारे ब्रांड्स ऐसे होते हैं जो बेचारे इस फील्ड में आना चाह रहे होते हैं। शुरू में उनको बहुत होता है कि हम लोग अपनी एंगेजमेंट बढ़ाएं, लेकिन उनको कोई इस तरह का प्लेटफॉर्म नहीं मिलता। अच्छा, ब्रांड्स के बारे में मैं स्पेसिफिकली, अभी तो हम लोग इंडिविजुअल की बात कर रहे थे ना, ब्रांड्स के बारे में मैं आपसे पूछूंगी वापस आके। अभी हम लोग लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहें। जी, वेलकम बैक टू द शो। हमारे साथ मौजूद हैं हुमा। हम लोग उनसे बात कर रहे हैं पीआर मैनेजमेंट के हवाले से, ब्लॉगिंग के हवाले से, और आगे जाके थोड़ी सी फैशन के हवाले से भी बात करेंगे ज़रूर। हुमा, मैं आपकी तरफ आऊँगी। मैंने ब्रेक पे जाने से पहले कहा था कि मैं ब्रांड्स के बारे में पूछना चाह रही हूँ कि ब्रांड्स भी जो न्यू कमर्स हैं इस फील्ड में, वो भी चाहते हैं कि उनकी इंगेजमेंट बढ़े, उनके प्रोडक्ट्स को लोग खरीदें। ज़ाहिर है बहुत मेहनत होती है उनकी हर चीज़ के पीछे। वो लोग किस तरह से अपनी इंगेजमेंट बढ़ा सकते हैं? उनके लिए यही ज़रूरी है कि वो किसी इन्फ्लुएंसर को अपने ऐड में लेके आए या ब्लॉगर को लेके आए, जब वो इंडोर्स करेगा तभी वो बढ़ेगी? नहीं, वो आजकल मार्केट इस तरीके से है ना कि आप ब्लॉगर है उसको आप भेजेंगे, वो अपनी एक अनबॉक्सिंग स्टोरी करेगा, एक फीड डालेगा, या जिस तरीके से भी अगर ब्रांड है, क्लोथिंग ब्रांड है, वो कपड़ा पहन के अपनी पिक्चर पोस्ट करेगा तो ही लोगों को पता चलेगा। ठीक है, वो होता तो यही है आजकल इसी तरीके से इंगेजमेंट हो रही है। और कोई ब्रांड अगर अपने आप को करना चाह रहा है ना, वो भी इसी तरीके से होगा। कोई रेस्टोरेंट नया खुलता है, वो सबसे पहले एक ब्लॉगर मैटर रखते हैं। हाँ। ताकि वो आए ब्लॉगर्स, हमारा एक रिव्यू करें तो वो जाए, लोगों को पता चले कि अच्छी सीनरीज के साथ रील्स के साथ एक वीडियोस बनाए तो पता चले कि जी ये खुल गया है रेस्टोरेंट। ठीक है, तो ये अब उनकी मजबूरी बन गई कि उन्होंने ऐसे करना है। अच्छा, जो मुझे बताएं, जो घर भेज के, पार्सल भेज के उनको कहते हैं कि जी अनबॉक्सिंग करें, उसकी रीच में और जो बाकायदा फ़ोटो शूट होता है, क्या उसकी रीच में कोई फ़र्क आता है? नहीं, रीच में इतना फर्क। देखिए, मैं अब आपको एक और चीज़ बताती हूँ। टीवी, अब देखें टीवीसी एक चल रहा होता है ना, अब वो ड्रामे के बीच में चल रहा होता है। ठीक है, अब कुछ लोग होते हैं, कोई ख़वातीन खास तौर पे, वो ड्रामे का एक ऐड आता है, वो अपने 7-10 काम करने शुरू चल जाती हैं। अब ऐड आ गया, ठीक है, वो शायद उनकी आंखों से गुजर जाता है, नहीं होता इतना। लेकिन जब एक इंस्टाग्राम का होता है ना, तो वो पे लोग जब इन्फ्लुएंसर का पेज जाके देखते हैं ना, तो वो सारी देख रहे होते हैं स्टोरीज। तो ये डिफरेंस है ना, उनके पास टाइम होता है। अच्छा, अब मैंने देखा है कि टीवीसी की बजाय ना लोगों ने एड्स भी इंस्टाग्राम के लिए बनाने शुरू कर बिल्कुल, यही मैं भी आपसे बात कर रही हूँ। वो इंस्टाग्राम पे ही चलता है। बिल्कुल ऐसा ही वो है। ब्लॉगर भी उसे शेयर कर रही होती हैं, वो खुद पेज भी शेयर कर रहा होता है, आगे वो रीपोस्टिंग भी हो रही होती है, उस तरह से। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, हम थोड़ा सा आ जाते हैं फैशन के हवाले से। आगे जिससे मैंने कहा, रमज़ान की आमद है, बहुत सारे लॉन के जोड़े ही जोड़े जो हैं वो ख़वातीन का इंतज़ार कर रहे हैं। बहुत सारी ख़वातीन ये सोच रही हैं कि ईद पे क्या पहनना है, वो डिसाइड कब करेंगी, तब जब ब्लॉगर्स और सेलिब्रिटीज़ उनको रमज़ान के दिनों में वो पहन के दिखाएंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये जो चीज़ है फैशन की कि अब वो भी उन पर डिपेंडेंट है, वो किस तरह से हो गया है? वो इस तरीके से हो गया, अब एक ब्रांड है ना, जब वो लॉन्चिंग पे अपनी अगर लग्जरी लॉन्च की कनेक्शन उस पर आता है, ठीक है, लॉन्च पर आता है, तो उसमें ये होता है कि सबसे पहले वो 4 जो सबसे बड़े इन्फ्लुएंसर्स होते हैं ना, उनको अपने पहले जोड़े भेजते हैं, वो उसके ऊपर रील्स बनाते हैं। उसके बाद वो प्री लॉन्च होती है, उसके बाद वो प्रॉपर एक लॉन्च आती है, ठीक है, फिर वो लोगों के लिए जाती है। तो अब आजकल वही काम हो गया, वो इन्फ्लुएंसर के थ्रू काम चल रहा है आजकल, इन्फ्लुएंसर के थ्रू। अच्छा, मुझे ये बताएंगे, लोग जो है वो अभी भी जानना चाह रहे हैं कि इन्फ्लुएंसर, जैसा मैंने पहले पूछा ब्यूटी प्रोडक्ट्स वगैरह का, कि कभी कभी ऐसा होता है उसके फिर ख़िलाफ़ पूरी कंपेन चलने लग जाती है, जो बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स होते हैं, इन्फ्लुएंसर्स के कहने पे, एक उनके पोस्ट करने पे कि मैंने इस ब्रांड से कपड़ा लिया, ये मुझे अच्छा नहीं मिला,
इन्होंने वैसा नहीं दिया जैसा तस्वीर में था, सारे के सारे लोग उस ब्रांड के खिलाफ हो जाते हैं। अब वही बात आ गई ना कि लोग इन्फ्लुएंसर को फॉलो कर रहे हैं कि अगर इन्फ्लुएंसर को एक कंप्लेन आई है इसका मतलब है कोई ना कोई इशू ज़रूर है। अब लोग है ना, लोगों के पास ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है बोलने के लिए, और लोगों में वो चीज़ भी गट्स नहीं है बोलने के, वो थ्रू इन्फ्लुएंसर फिर ये काम। अब फिर क्या होता है, जब इन्फ्लुएंसर एक पोस्ट करेगी ना कि मुझे ये पसंद नहीं आया, उसके नीचे आप ढेर देखेंगे कमेंट्स का, फिर वो लोगों को दिल में आता है कि अब हमें भी इसका कंप्लेन, हमें भी ये कंप्लेन थी, हमने तो नहीं बोला, अब बोल लेते हैं, अब बोल लेते हैं क्योंकि अब तो हो अच्छा गया। एक और बड़ी चीज़ होती है, लोग ये कहते हैं कि जो कपड़े मॉडल्स ने पहने होते हैं ना, जब हम वो ख़रीदने के लिए ब्रांड्स के पास जाते हैं तो ब्रांड कहते हैं ये तो शर्ट पीस है, मॉडल ने पहना होता है पूरा थान, है ना। और ये मेरे साथ खुद हो चुका है। मैं एक कपड़े जो है वो ख़रीदने के लिए गई, और जब मैंने उनको जाके कहा तो उन्होंने मुझे इतनी सी एक कमीज़ नुमा चीज़ दिखाई कि ये है। मैंने कहा वो तो इतना बड़ा फ्लेयर वाला फ्रॉक था। नहीं जी, वो तो मॉडल के लिए स्पेशल डिज़ाइन हुआ था। तो आप इस तरह से गलत प्रमोशन करके लोगों को क्यों खींच रहे हैं, और आपको क्या लग रहा है कि जब वो बंदा आपके पास आएगा तो क्या आप उस क्लाइंट को सस्टेन कर सकेंगे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं कर सकेंगे, क्योंकि अब जो मॉडल्स के लिए बनती है ना चीज़, तो वो बिल्कुल एक डिफरेंट चीज़ बनती है, ठीक है। लेकिन अब जब उस पर जाके आप खरीदेंगे तो ऑब्वियसली वो बिल्कुल एक डिफरेंट चीज़ होगी, आपको वो चीज़ मिलेगी भी नहीं, क्योंकि वो स्पेशल तैयार ही उन लोगों के लिए होती है, और वो वन टाइम के लिए, वो वन टाइम के लिए होती है। अब इसी तरीके से जो हमें जब प्रोडक्ट्स की एक लॉन्च होती है ना, इवेंट होता है, उस पे जो आपको प्रोडक्ट्स मिलते हैं वो आपको फर्स्ट क्लास प्रोडक्ट्स मिलते हैं ब्लॉगर्स इन्फ्लुएंसर्स को, ठीक है। वहाँ पे वो कोई भी, क्योंकि उन्हें पता होता है कि इन लोगों ने रिव्यूज़ करने हैं और हमें आगे इन लोगों ने प्रमोशन देनी है, वहाँ पे कोई ऐसा कुछ भी नहीं करते। अब आगे जब आगे हमें कुछ कंप्लेंट्स आती हैं कि जी हमने प्रोडक्ट खरीदा था, हमें वहाँ पे ये इशू आया, ये इशू आया, आप लोगों ने कहा था ऐसा इशू नहीं है, ये होती हैं चीज़ें, आती हैं, ये कंप्लेंट्स आती हैं चीज़ों की। तो उसका फिर क्या है, फिर बंदा उनको आगे से लोगों फिर हम लोग ऑब्वियसली फिर हम लोग यही कंप्लेन ब्रांड को करते हैं कि ये इशू आया, नहीं आना चाहिए इशू। कुछ ब्रांड्स बहुत अच्छे होते हैं जो सेम प्रोडक्ट इन्फ्लुएंसर्स को या ब्लॉगर्स को ऐसा पीआर भेजते हैं, वो ही वो सेल कर रहे हैं, रखते हैं। हाँ, वो फिर वो अपनी मेंटेन रखते हैं, वो फिर वही सेल करते हैं। लेकिन कुछ में ये इश्यूज आते हैं, जब ये इश्यूज आते हैं वो फिर ब्रांड आगे नहीं चल सकता, ना उसको प्रमोशन मिल सकती है। ठीक है, और मुझे बताएं कि आगे आगे गर्मियों में कौन कौन से कलर्स जो हैं वो इन होने वाले हैं, क्योंकि हर गर्मियों में सर्दियों में हम लोग देखते हैं कुछ ख़ास कलर्स जो होते हैं वो इन होते हैं, और फिर उसके बाद जब नेक्स्ट सीज़न आता है तो वो बिल्कुल आउट हो जाते हैं और कुछ नए कलर्स उन्हें रिप्लेस कर लेते हैं। तो इस सीज़न आप कौन से कलर्स देख रही हैं? मुझे तो जहाँ तक लगता है जो बिल्कुल लाइट कलर्स होते हैं ना, क्योंकि गर्मी का, क्योंकि अभी गर्मी बहुत ज़्यादा आने वाली है, जितने लाइट कलर्स होंगे उतने ही होगा। और जहाँ तक मुझे नज़र आ रहा है वो लाइट कलर्स ही नज़र आ रहे हैं, लाइट ग्रीनिश सा कलर है, स्किन सा कलर है, उसके ऊपर हल्की सी एम्ब्रॉयडरी है, यही चीज़ें नज़र आ रही हैं। और आगे भी मुझे लगता है ऐसे ही कोई चीज़ें ही आएंगी बाकी भी। ठीक है हुमा, बेसिक्स का बहुत फैशन आया हुआ है, आप देख रही हैं कुछ आगे भी कि ये बेसिक्स का फैशन रहेगा? मुझे नहीं लगता, नहीं बिल्कुल भी नहीं रहेगा, मुझे नहीं लगता कि रहेगा, मुझे लगता है थोड़े टाइम के लिए फिर ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, आजकल हम लोग एक और चीज़ देख रहे हैं कि जिसको थोड़ा सा पहले तक हम लोग पेंटू समझा करते थे कि जिस तरह की कमीज़ है उसी तरह की शलवार है, अब वो फैशन भी दोबारा आ गया है, बिल्कुल सेम वही प्रिंट, वही सब कुछ शलवार में जो कमीज़ में। ये फैशन भी कुछ ऐसे के लिए है या ये नहीं? मुझे लगता है ये रहना चाहिए और अच्छा फैशन है, क्योंकि ये डिसेंट लगता है। बहुत मतलब अगर किसी को देखें उन्होंने पहना हुआ होता है, बड़ा डिसेंट सा लुक आ रहा होता है, तो ये रहना चाहिए। अब ये ब्रांड पे डिपेंड करता है कि उसको किस लेवल तक लेके जाते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इसको आगे रहना चाहिए, अच्छा लगेगा फैशन। ठीक है, कलर्स की आपने बात की कि लाइट कलर्स होंगे, तो उस पर आप क्या समझ रही हैं? एम्ब्रॉयडरीज आएंगी ज़्यादातर या बटन्स आएंगे? क्योंकि बहुत ज़्यादा में हम लोगों ने देखा है कि जो बेसिक्स थे उनमें बटन्स या ब्रोच या एक मोटिव या इस तरह करके उसको कुछ ना कुछ कॉम्बिनेशन कर दिया जाता था। हाँ, लेकिन इसमें मुझे ऐसा लगता है कि आप कुछ बटन्स का या कुछ हल्की एम्ब्रॉयडरी का, क्योंकि लाइट एम्ब्रॉयडरी हर जगह चलती है, जिस पे ब्रांड पे जाएं लाइट एम्ब्रॉयडरी हर जगह मौजूद होती है। तो आई थिंक वो लाइट एम्ब्रॉयडरी और कहीं कोई टसल्स हो गए, टसल्स का बहुत फैशन था पहले भी, अभी भी है टसल्स का, तो वो उस तरह का एक फैशन रहेगा, आई थिंक सो। ठीक है, अच्छा हुमा, अगर आपने बिल्कुल ऑनेस्टली अपना रिव्यू देना हो तो जब ईद आने वाली होती है, लड़कियां जो हैं वो कपड़े बनवाती हैं, आपको क्या लगता है एक ईद पे एक जोड़ा कितने तक का हो तो ठीक है, जस्टिफाइड है? मेरे ख्याल में 4000 5000 आई थिंक, क्योंकि आजकल एक तो जो महंगाई है उसमें मेरे ख्याल में 4 to 5000 इज फाइन। हुमा कह रही है 4 to 5000, हाँ, है ना। अब आप क्या बता रही हैं? हमारे लिए इसी वक्त में तो जोड़े बनते हैं ज़्यादा है, लेकिन क्या करें। अब मैं सिर्फ वो सेलिब्रिटीज़ या इन्फ्लुएंसर्स के माइंड में लेके नहीं चली, मैं आम लोगों को भी लेके चल रही हूँ ताकि वो उनके 4 तक होना चाहिए, आई थिंक सो।
तो आई थिंक सो कि लेकिन अब है मसला ये है ना कि आजकल किसी ब्रांड पे चले जाएं तो 10,000 से कम आपको शर्ट नहीं मिलेगी, नहीं मिलती जो आप बात कर रही हैं, ठीक है। लेकिन अब आम आदमी ने भी तो अब वो उन बेचारों का भी तो दिल है ना जिन्होंने देखनी होती है, वो भी तो देख रहे हैं, तो उनके लिए आई थिंक अफोर्डेबल इतनी होनी चाहिए ताकि उनकी रीच में भी ये चीज़ें आ सकें। अच्छा ठीक है हुमा, एक बहुत नॉर्मल सा क्वेश्चन है लेकिन मैं लड़की हूँ इसलिए मेरे दिमाग में आ गया, मैं चाह रही हूँ आपसे पूछूं। आजकल रेप्लिकास का बहुत फैशन आ गया है ना, और रेप्लिकास में चले थोड़ी बहुत डंडी होती है लेकिन चीज़ अगर आप सिलवा के देखें तो तकरीबन वही बन जाती है जो एक डिज़ाइनर की होती है, और डिज़ाइनर की अगर आप देखें तो वो कपड़े लाखों के होते हैं और जो रेप्लिकास वो वाले होते हैं वो हज़ारों में बेचे होते हैं। आप डिफरेंस कहाँ देखती हैं कि इतना डिज़ास्टर्स प्राइसेस में डिफरेंस होता है? डिफरेंस में सिर्फ उसका जो वो एक क्वालिटी है ना, वहाँ पे एक सिर्फ डिफरेंस आता है, और कोई इतना डिफरेंस नहीं होता क्योंकि वो लोग वो जैसे फर्स्ट कॉपी होती है ना उसको बिल्कुल वैसे, लेकिन बस वो एक कपड़े में डिफरेंस होता है, ब्रांड का जो कपड़ा होता है उसमें और रेप्लिका कपड़े में फ़र्क होता है, ये एक डिफरेंस है बस। आजकल एक और बहुत चीज़ है कि लोग एक से दूसरी दफ़ा कपड़ा रिपीट नहीं करना चाहते है ना, वो चाहते हैं कि कपड़े जो है वो टिश्यू पेपर की तरह हों, एक दफ़ा हमने पहने और बस दूसरी दफ़ा पहनने की ज़रूरत भी ना पड़े, ना कोई हमें कहे कि इसे इस्तेमाल कर लो, क्योंकि अब एक दफ़ा वो कपड़े पहने, उनमें तस्वीर ली, इंस्टाग्राम पे लगा दी, अब दोबारा नहीं पहनना, बिल्कुल ऐसे। हालांकि बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ को, बहुत ज़्यादा बड़ी सेलिब्रिटीज़ और बहुत बड़े बड़े लोगों को हमने देखा है कि वो इस चीज़ को अब नॉर्मलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब आम इंसान में ये कॉम्प्लेक्स बैठ चुका है। वो कॉम्प्लेक्स भी तो उन लोगों की वजह से ही हुआ है ना, कि अब वो क्योंकि वो लोग भी देख रहे होते हैं, जब उनको फॉलो कर रहे होते हैं तो वो कहते हैं कि नहीं उन्होंने तो पहना नहीं था एक दफ़ा, हम क्यों पहने। अब वो लोगों, असल में ये ना लोगों ने माइंडसेट बना लिया है। अब कोई अगर आपका कोई फ्रेंड है वो कहेगा आपने उस वक्त भी ये पहना था, दोबारा ये पहन लिया है, तो ये वो लोगों ने उनके दिल में ये चीज़ डाल दी है। वरना अगर आपको वैसे तो कोई इशू नहीं होना चाहिए, आप ही का कपड़ा है ना, आपने पैसे देके खरीदा हुआ है तो आप उसको दोबारा पहन लेंगे तो कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। ठीक है, लेकिन जब हम सेलिब्रिटी से बात पूछते हैं तो वो कहते हैं कि जी हमने तो वो कपड़े नहीं खरीदे होते, हमें तो वन टाइम के लिए डिज़ाइनर भेजता है, हम पहनते हैं और वो वापस कर देते हैं। ऐसा ही है, कोई दुनिया का ऐसा शख्स नहीं है जो अपने पैसों से कपड़ा एक दफ़ा खरीदे और फिर एक दफ़ा पहनने के बाद ना, ऐसा नहीं हो सकता। वही बात है ना, अब सेलिब्रिटीज़ हैं, उन्होंने तो प्रमोशन करनी है, उन्होंने पहना, थोड़ा जाके शो खत्म किया, कपड़ा वापस कर दिया, तो उनके लिए तो मसला नहीं है ना। लेकिन आम आदमी ने तो वो वही कह रही है, उन्होंने पैसे खरीद के एक जोड़ा खरीदा हुआ है तो वो क्यों वन टाइम पहनेंगे, उनको फिर उसको यूज़ भी तो करना चाहिए ना आगे। हुमा, जिस तरह से आप अपने आप को इस नई फील्ड से मुतारिफ़ कराया और एम्पावर किया, अगर कोई और लड़की इस फील्ड में आना चाहती है तो आप उसे क्या टिप्स देना चाहेंगी? एक तो सबसे बड़ी बात ये है कि ना अपने अंदर ना एक वो जो कहते हैं ना एक होनी चाहिए कि आप किसी चीज़ को समझ सकें, एक चीज़ को, वो आपके अंदर समझ में मेच्योरिटी ज़रूर होनी चाहिए काम करने के लिए, क्योंकि काम ऐसा है कि आपको मेच्योर होना चाहिए, हर चीज़ को उस तरीके से लेके चलना चाहिए। दूसरा ये होता है कुछ लोग होते हैं ना वो थोड़ी सी बात के ऊपर डिसहार्ट हो जाते हैं, अब ये कर लिया वो हो गया, ये चीज़ अपने दिल से निकालेंगे तो आप काम कर सकते हैं, क्योंकि वास्ट है ये चीज़, तो डिसहार्ट होने वाली बात नहीं होती कि ये हमें नई चीज़ मिली, किसी ने हमें नेगेटिव कमेंट दे दिया तो उसको दिल पे लेके बैठ जाएंगे। डिसहार्ट किस चीज़ से? लेकिन देखिए नेगेटिविटी से, क्योंकि अब होता है ना लोगों ने कि किसी ने कमेंट कर दिया आपको, ये आपने कर लिया, आपने ये पहना, ये अच्छा नहीं लग रहा, तो आप उस चीज़ को पॉजिटिव वे में अच्छा करने की कोशिश करें ना। आप उसको ये कहेंगे कि जी उसने कहा था अब हमें ये काम नहीं करना, होता है ना, बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं कि नहीं हमने अब ये काम नहीं करना क्योंकि उसने हमें ये कह दिया कि ये अच्छा नहीं लग रहा, वो अच्छा नहीं लग रहा, तो वो इस चीज़ को आगे लेके चलें। फिर दूसरा ये है कि आप जब कोई अगर कोई इन्फ्लुएंसर ब्लॉगर बनना चाहता है, एक पहले स्टार्ट करें, उसके बाद एक अच्छी PR कंपनी से अपने आप को एसोसिएट करें, फिर आपको जब लगे आपका काम स्टार्ट हो गया, अच्छे तरीके से चीज़ें आगे चल पड़ी हैं, तो उसको फिर आप अपने तरीके से इंडिविजुअल भी काम कर सकते हैं, क्योंकि जब आप एक काम स्टार्ट कर देते हैं लोगों को आपकी रैपो पता चल जाती है, फिर आपको इंडिविजुअली ऑटोमेटिकली PR पे काम स्टार्ट कर देते हैं, तो ये एक डिफरेंट चीज़ है। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली आपको एंगेजमेंट्स वगैरह आना शुरू हो जाए, फिर लोगों से आपको खुद एक कनेक्शन मिल जाता है, लोग आपको खुद कनेक्ट करते हैं, लोग आपसे खुद, ब्रांड्स आपको खुद मैसेजेस करते हैं, प्लीज़ आप आएँ, हमें प्रमोट करें, प्लीज़ हमारी प्रमोशन करें, वो ऑटोमेटिकली होती हैं फिर चीज़ें। ठीक है हुमा, मुझे बताएं कि ख़वातीन जो हैं वो आजकल उनके लिए ये काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है, क्योंकि हमारे मुल्क के इकोनॉमिक हालात ऐसे हैं कि एक बंदे के ऊपर पूरी ख़ानदान का बोझ जो है वो नहीं डाला जा सकता, और टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके अपने आप को एम्पावर किस तरह से किया जा सकता है?
बहुत तरीक़ों से एम्पावरमेंट की जा सकती है। देखिए आप अपने अगर वॉइस को रेज़ करना चाहते हैं तो आप देखिए, आपने अगर किसी भी चीज़ के वक्त चलें, आप अगर इन्फ्लुएंसर ब्लॉगर नहीं भी बनना चाहते, आप इंस्टाग्राम का प्लेटफॉर्म अपने लिए यूज़ कर सकते हैं। आजकल तो वो लोग हैं जिस तरह यूट्यूब पे अपनी वीडियोस बनाते हैं, अपने घर की सारा दिन की वो लेके चल रहे होते हैं। आप अपने आप को, अगर आपके अंदर कोई, आपको लगता है कि मेरे अंदर कोई नॉलेज है और मुझे काम कर सकते हैं, तो आप अपनी वीडियोस बनाएं। आप उस चीज़ को अपने आप को, आपको अपने टैलेंट को खुद समझना चाहिए ना, आपके अंदर क्या टैलेंट है। हाँ। ठीक है, आपको जब पता है कि आपके अंदर ये टैलेंट है, अब कोई अगर एक नॉर्मल सी कोई घरेलू खातून है, अगर वो खाना अच्छा बनाती हैं, ठीक है, तो आप वो खाने को आगे, अपना टैलेंट को आगे लेके चलें। बेशक अपना इंस्टाग्राम का प्लेटफॉर्म यूज़ करें, आप अपना यूट्यूब का प्लेटफॉर्म यूज़ करें, कोई भी प्लेटफॉर्म आप यूज़ करें उस चीज़ के लिए। अच्छा ठीक है हुमा, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें सिखाए बगैर जो मिल जाती हैं ना, तो हमें समझ नहीं आता कि उनका इस्तेमाल किस तरह से करना है। तो ये जो प्लेटफॉर्म है सोशल मीडिया का, इसको भी लोग एक्सेस इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं और फिर उससे भी बहुत सारे मसले मसाइल पैदा होना शुरू हो जाते हैं। तो वो ये म्याना रवि कैसे लेके आएँ कि हमने इसको कितना इस्तेमाल करना है, कितना काम के लिए इस्तेमाल करना है, कितना पर्सनल लाइफ दिखाने के लिए इस्तेमाल करना है, और बैलेंस कैसे रखना है? मैं यहाँ पे एक बात कहूँगी, जो है ना इन्फ्लुएंसर्स हैं या जो भी हैं, क्योंकि सेलिब्रिटीज़ हैं, उनको लोग ना फॉलो करते हैं, उनको अपनी पर्सनल लाइफ ना इससे दूर रखनी चाहिए। ओके। हाँ, क्योंकि पर्सनल लाइफ को आप इसके अंदर इन्वॉल्व ना करें तो वो बहुत बेहतर रहता है। अपने सिर्फ काम से, जो आपका काम है आप उसको लोगों को दिखाएं, लेकिन ज़रा पर्सनल लाइफ को थोड़ा सा दूर रखें, आपके लिए काम अच्छा रहता है। क्या वजह है इसकी? बहुत सारी वजह है। कुछ, अब देखिए, कुछ ऐसे सेलिब्रिटीज़ हैं जो कहते हैं जी आजकल डाइवोर्स इश्यूज़ इसलिए हैं क्योंकि हम अपनी पर्सनल लाइफ को सोशल मीडिया पे लेकर आए हैं। अच्छा, ठीक है, क्योंकि बहुत सारी आप लोगों ने चीज़ें सुनी भी होंगी, सोशल मीडिया पे हम लेकर आए, हमारे दरमियान इख्तलाफात की वजह जो है वो बीच में सोशल मीडिया बन गई है। ठीक है, तो फिर वो यही बात है ना कि आप अपनी पर्सनल लाइफ को अपने सोशल मीडिया से दूर रखें, तो आप फिर अपने काम से काम रखें, तो आपको नहीं होता। कुछ लोगों को बड़ा इशू होता है जी, नज़र का बड़ा इशू होता है। ठीक है, तो ये हमने पोस्ट की, नज़र का फैक्टर हो गया, हमारी बीच में लड़ाई शुरू हो गई, हमारी डाइवोर्स हो गई। ठीक है, तो फिर ये है कि फिर अगर आप लोगों को ये इश्यूज आते हैं तो फिर आप अपनी पर्सनल लाइफ को दूर रखें ना, फिर आप अपना काम करें, जो आपका काम है वो दिखाएं। वो काम तो फिर आपका है जो सबने देखना है, और सब दिखा भी रहे हैं फिर आपका काम। ठीक है, फ्यूचर के प्लान्स क्या हैं हुमा आपके? क्या क्या करना है अभी? और अभी फ़िलहाल तो यही बहुत है, अभी वास्ट चीज़ें चल रही हैं, तो अभी ऑब्वियसली यही काम चल रहे हैं। अभी कुछ ऑब्वियसली इंटरनेशनल कुछ इवेंट्स हैं, उनके ऊपर भी काम करना है, तो अभी इंशाल्लाह जून जुलाई के अंदर इवेंट्स उसकी तरफ काम होगा। तो इन फ्यूचर बहुत सारी इस तरह की चीज़ें हैं जो काम करने हैं अभी। ठीक है हुमा, आप के आगे रमज़ान में या उसमें ईद के दौरान थोड़ा ब्रेक भी लेती हैं इससे, क्योंकि ये एक ऐसा काम है 24 आवर्स चलता रहता है ना? कभी भी किसी का भी आपको मैसेज आ जाएगा कि आप ये कर दो, हम तो थोड़ा ब्रेक कर सकते हैं, हम कर नहीं सकते, क्योंकि अब ऐसा होता है कि जैसा रेस्टोरेंट्स है ना, उनके ऊपर ही होता है, रमज़ान बफे आ गया, सैरी बफेस आ गए, तो फिर हमारा काम तो चलना ही चलना है। वो फिर हमें विजिट्स पे भी जाना है, स्टैटिक क्लिनिक्स पे, क्योंकि स्टैटिक क्लिनिक पे होता है कि आगे ईद आ रही है, तो हमारा रमज़ान से ईद से 10 दिन पहले उनका कारोबार स्टार्ट हो जाता है, तो वो फिर इन्फ्लुएंसर्स के बगैर काम नहीं होगा, तो हम लोग ब्रेक ले नहीं सकते उसके ऊपर ना। फिर ईद के ऊपर वैसे ही सैलॉन्स की होना स्टार्ट हो जाती हैं, तो उसमें भी हम ब्रेक नहीं ले सकते, तो हमारी ब्रेक कहीं नहीं बनती है। तो आप ब्रेक लेती कैसे हैं? कब लेती हैं फिर ब्रेक? हमारी ब्रेक होती नहीं, यही तो मैं कह रही हूँ। हमारी ब्रेक होती ही नहीं है। तो हमारा बैलेंस कैसे करती है हर चीज़ को? घर वाले ये नहीं कहते कि हर वक्त यही काम? नहीं, वो सारा बैलेंस इस तरीके से होता है। लाइक मेरा एक रूटीन ऐसी होती है कि सुबह 5 बजे उठना है, पहले घर के सारे काम करने हैं। अच्छा, हाँ, फिर काम सारे ख़त्म करने के बाद फिर इन्फ्लुएंसर्स इनका काम करना है, अगर कोई पीआर विजिट्स हैं उनको देखना है, तो वो ये होता है कि किस तरीके से उनको मैनेज करना है। अब ये नहीं है कि मैं कोई डेली बेसिस पे कोई पीआर विजिट्स पे जा रही हूँ, बीच में ये होता है कि कभी कभी होता है। मैं ये नहीं है कि मैं डेली बेसिस पे जा रही हूँ। अब ये है कि लास्ट वीक से ये था कि हमारा लास्ट वीक से डेली का ही चल रहा है इवेंट्स का, तो वो ये है कि वो फिर कुछ होता है, लेकिन फिर बीच में होता है कि हम लोग फिर ऐसा करते हैं, हमें जब कंपनीज भेजती हैं तो हम कहते हैं प्लीज़ हम एक दिन के बाद चले जाएंगे। अच्छा, अब एक दिन हम, क्योंकि अब हम अगर किसी विजिट्स पे गए हुए हैं तो हमें वहाँ की पोस्टिंग भी उसी दिन करनी है। हाँ, ठीक है, हाँ। हमें उसकी एडिटिंग भी उसी दिन करनी है, तो उसके लिए भी हमें थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है एडिट करने के लिए, तो वो फिर हम लोग वो खुद ही ब्रेक ले लेते हैं। लोगों ने बैलेंस देना था, वो फिर खुद बैलेंस कर लेते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच हुमा। मुझे लग रहा है कि बहुत सारे लोगों की बहुत सारे सवाल होंगे इससे रिलेटेड कि हम कैसे करेंगे, क्या करें, तो मैंने कोशिश की है कि मैं आपके सारे सवाल जो है वो हुमा से पूछ सकूँ। वैसे फिर भी अगर आप लोगों का कोई सवाल रह गया तो आप लोग हमें हमारे सोशल मीडिया पर बता सकते हैं कि आप क्या पूछना चाह रहे हैं, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट जब भी हमारी मुलाकात होगी हम ज़रूर पूछेंगे। अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे एक और टॉपिक और एक गेस्ट हमारे साथ मौजूद होगा। कहीं मत जाए, हमारे साथ रहे।
जी वेलकम बैक टू द शो। आज का जो हमारा सेकंड टॉपिक है बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है। हम लोग हमेशा बात करते हैं अवेयरनेस के हवाले से कि अवेयरनेस होनी चाहिए, लेकिन किस चीज़ के हवाले से अवेयरनेस होनी चाहिए? सबसे पहले ह्यूमन राइट्स और जेंडर राइट्स के हवाले से अवेयरनेस होनी चाहिए कि आपके इंसान होने के जो हकूक़ हैं इस दुनिया में वो क्या हैं, आपको क्या क्या चीज़ें जो हैं वो इंसानियत के नाते मुयस्सर होनी चाहिए। दूसरे इंसान जो आपके साथ सफ़र कर रहा है, आपके साथ गाड़ी में बैठा है, आपके साथ शॉप में आपकी उसके साथ कोई बात हो रही है, आपके क्या हकूक़ बनते हैं उसकी तरफ। ये छोटी छोटी बातें, मैं कोई बड़ी बातें नहीं कर रही कि पढ़ाई के हकूक़, ये तो बातें बहुत आगे जाके आती हैं। हमें बेसिक ही नहीं पता कि हमारे बेसिक एक दूसरे पे क्या हकूक़ बनते हैं कि हम आराम से बात करें, किसी की बात को सुनने की कोशिश करें, हमें ये चीज़ें भी नहीं पता। इसके बारे में बात करने के लिए जो शख्सियत इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, बहुत वास्ट उनका एक्सपीरियंस है इस फील्ड के हवाले से। वैसे ही गायनोकोलॉजिस्ट हैं, डॉक्टर साहिबा हैं, लेकिन ह्यूमन राइट्स के हवाले से बहुत ज़्यादा काम कर रही हैं, और वो भी जेंडर के राइट्स के हवाले से सबसे ज़्यादा इनका काम है। हमारे साथ जी मौजूद हैं इस वक्त डॉक्टर नाजिया अली खान। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा, कैसी हैं आप? आई एम गुड, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक, गुड मॉर्निंग, थैंक यू सो मच शो में आने के लिए। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपका कि इतने सेंसिटिव टॉपिक पे आपने मुझे बुलाया, और इतना अच्छा आपका प्लेटफॉर्म है। इस पे भी बात होगी तो आपके इतने ज़्यादा व्यूअर्स हैं, तो एक पॉजिटिव इंशाल्लाह। और डॉक्टर साहब, हमारी हमेशा एक कोशिश होती है कि हम अवेयरनेस क्रिएट करें हर चीज़ के, हर टॉपिक के हवाले से। लेकिन जिस तरह से मैंने शुरू किया ना कि बहुत बड़े बड़े राइट्स के बारे में तो हमें बहुत आगे जाके बात करने की ज़रूरत है। हमें बेसिक ही नहीं पता कि इंसान होने के नाते हमारा दूसरे इंसान पे क्या हक है और उसका क्या फ़र्ज़ है, उसका क्या तो फ़र्ज़ एक है। जर्नल पर्सपेक्टिव के हवाले से बताएं कि हम लोगों का एक दूसरे के हवाले से क्या हकूक़ व फ़राइज़। देखिए, दो चीज़ें हैं। एक तो ये है कि मुझे अपने राइट्स का पता हो, एक ये कि मैं अपने राइट्स को खुद ही ओन ना करूं, हाँ, और मैं आपको बख्श दूं, आपको तमाम राइट्स दे दूं कि आप जैसा चाहे मुझ पे सलूक करें, और उसको भी मैं ब्लेसिंग कंसिडर करूं। मैं हमेशा हर चैनल पे एक बात करती हूँ कि डिग्री होल्डर होना एक अलग बात है, और तालीम याफ्ता होना, बाशऊर होना, देयर इज़ समथिंग वेरी डिफरेंट। हमारे पास डिग्रियों के इतने अंबार हैं, बहुत सारे डिग्रीज़ हैं मेरे पास, आपके पास, या जिस एक कॉमन बात कर रही हूँ, जनरल बात कर रही हूँ। बट जब हम बात करते हैं, या जब मैं क्लिनिकली आपसे बात करूं, जब एक मेरे पास एक पढ़ा लिखा एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर इस टाइप का बंदा आता है और उसको 7वां भी बेटा ही चाहिए, तो हम उस मिडिल क्लास सोच से तो निकले ही नहीं ना। 7वां भी बेटा ही चाहिए, मतलब और बेटे ऑलरेडी मौजूद हैं। यस, तो मतलब ये है कि हमें आज भी हम उस एक लाइन से, वो जो आज से 15, 20, 25 या 40 साल पहले थी, हम नहीं निकल सके ना टिल टुडे। तो इसका मतलब ये है कि हम एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से तो आगे बढ़े ही नहीं। हम तो 40-50 साल पहले वहीं खड़े हैं, आगे बढ़ गई, हम एजेड हो गए, हमने अच्छी गाड़ी ले ली, मोबाइल अच्छा ले लिया, घर अच्छा ले लिया, हमारी सोच नहीं बदली। हम, और उसमें ख़वातीन चूँकि इनसिक्योर इतनी कर दी जाती हैं कि आपका घर इससे बचेगा या इससे चीज़ें, आपको अपने फंडामेंटल राइट्स के बारे में पता ही नहीं है, आप लड़ोगी कैसे, आपके इर्द गिर्द की सोसाइटी आपको सपोर्टिव ही नहीं है। तो मैं हमेशा एक बात करती हूँ कि हम अच्छे टॉक शोज़ में बात करते हैं या कॉलम्स पढ़ते हैं या चीज़ें, जब तक फ़र्द वाहिद की सोच नहीं बदलेगी, चीज़ें ठीक नहीं होंगी। जब मैं यहाँ जो कुछ बोल के जाती हूँ, मैं अपने घर पर अगर उसको इम्प्लीमेंटेशन नहीं करती हूँ, तो फिर इट्स एन एक्सरसाइज। लेकिन डॉक्टर साहिबा, ये हम लोग बहुत ज़्यादा नॉर्मल प्रैक्टिस में ये चीज़ देखते हैं कि लोगों के कॉल और फील में बहुत तज़ाद है ना। वो बोलते कुछ और हैं, लेकिन जब आप उनकी पर्सनैलिटी अंदर से देखते हैं इतनी तो डिफरेंट है, इतनी डिफरेंट है कि आप कहेंगे कि या तो मैं उस शख्स को नहीं जानता, या मैं इस शख्स को नहीं जानता। इतना ड्यूल फेस होता है, और ये बहुत कॉमन प्रैक्टिस है, और हमें रियलाइज़ ही नहीं होता कि हम अच्छा बनते बहुत है, और हम जो चीज़ें, मतलब उसको हम अप्लाई क्यों नहीं करते खुद पे। जो कुछ मैं कहती हूँ, एटलीस्ट उसको अपने घर पे तो। डॉक्टर साहब, क्या अच्छा बनना बहुत, वैसे आप शायद ये भी सोचें कि बच्चों वाला सवाल है, लेकिन क्या अच्छा बनना, अच्छा बन के रहना इतना मुश्किल है कि आप किसी के साथ भी सिंसेरिटी के साथ नहीं रह सकते? हाँ, कहीं ना कहीं एक्चुअली बीइंग अ ह्यूमन हम बेसब्रे और नाशुक्रे हैं। वक्त से पहले और औकात से ज़्यादा मांगता है इंसान, ये अल्लाह ताला ने भी कहा है। तो इसकी वजह से हमें जो एक मुझे अप्रिसिएशंस भी चाहिए कि यार डॉक्टर साहब बाकी क्या कमाल ख्यालात हैं जी, मैं जाऊँ तो मेरे पीछे वाह वाह भी होनी चाहिए, लेकिन मेरे अंदर का जो इंसान है
वो इन चीज़ों को देखिए, नेचर कैन नेवर बी चेंज। मेरी फितरत नहीं बदल सकती। तो मैं अपने घर पर नेचुरल इंसान हूँ। यहाँ तो या कहीं पर सोशली हम पोज करते हैं, हमें अटेंशन चाहिए, हमें अप्रिसिएशंस चाहिए, और वो चूँकि एक शॉर्ट टाइम होता है तो हम उसको कैरी करते हैं। बट घर पर आपको लॉन्ग टाइम के लिए रहना है, उन लोगों के साथ रहना है जिनके साथ आप बचपन से या आगे पीछे से रहते आए, तो वहाँ पर उस करैक्टर को लेकर चलना बहुत मुश्किल हो जाता है। डॉक्टर साहब, आपको क्या लगता है कि वाकई इंसान के इतने ज़्यादा करेक्टर्स होने चाहिए कि जब वो घर से बाहर है तो किसी और करेक्टर में है, फिर घर में किसी और करेक्टर नहीं, में? ऐसा होना नहीं चाहिए, बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा है। अच्छा, एक और चीज़ जो मेरे दिमाग में बहुत आ रही है, क्योंकि मैं खुद ये चीज़ बहुत ज़्यादा फेस हाँ। करती हूँ कि जो इंसान हर वक्त एक ही शख्सियत का मालिक है, चाहे वो अपने घर में हो वो तब भी वैसी ही बात करेगा, हाँ। चाहे वो कहीं भी अपने दोस्तों के साथ हो, चाहे वो ऑफिस में हो, वो जिससे जैसे बात करता है वो वैसी ही बात करता रहेगा। लोग उसे बड़े अजीब सी नज़रों से हाँ। देखते हैं कि ये कैसा है। ये कैसा है, लोग उसके बारे में जजमेंटल हो जाते हैं, अपनी अपनी राय उसको इतना जिच करते हैं अपनी अपनी उन तमाम राय से कि कहीं ना कहीं वो तब्दील होने लग जाता है, वो चेंज होने लग जाता है लोगों के लिए, या वो खामोश रहने लग जाता है, या वो रिज़र्व हो जाता है। हम जो लोग हैं ना, हम मुझे अक्सर लोग आके क्लिनिकली कहते हैं जी जेंडर सिलेक्शन तो अल्लाह के कामों में मदाखलत है, या ऐसा डेफिनेटली बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो मैं उनसे अक्सर कहती हूँ कि आप तवक्कल करें ना, फिर आप अल्लाह की रज़ा में राज़ी हो। अगर आपको अल्लाह ने 2 बेटियाँ दी हैं, 3 बेटियाँ दी हैं, तो आप अल्लाह का शुक्र अदा करें। आप उस बात पे जिस पे मेडिकली शायद आपकी बीवी का कोई गलती ही नहीं है, आप उसको दूसरी शादी की धमकी देते हैं, आप उसको तलाक की धमकी देते हैं, आप उसको डिसरिस्पेक्ट करते हैं, और एट द एंड ऑफ द डे आप केसेस में उसको तलाक दे भी देते हैं, दूसरी शादी आप कर भी लेते हैं। आप अल्लाह पे तवक्कल करें, अल्लाह पे छोड़ दें, रब की रज़ा में राज़ी होना सीखें। लेकिन आप ये तमाम चीज़ें करते हैं तब आप उसके खुदा बन जाते हैं। ठीक है, आप इस बात को देखते ही नहीं है कि उसकी मिस्टेक है या नहीं है। मैं जनरली खुदा को वो यूज़ कर रही हूँ वर्ड, लेकिन आप मेडिकली जब ट्रीटमेंट्स आते हैं तो तब भी आप मर्द मेरे पास आके कहते हैं कि मैं कोई टेस्ट नहीं कराऊंगा। हाँ, खातून के टेस्ट कराएं, 25 कराएं, 30 कराएं, और अगर मैं कहूँ कि सर आपका भी एक टेस्ट, वो कहते नहीं यार हमें ये डॉक्टर ठीक नहीं है, हमें कहीं और जाना चाहिए। हाँ। तो मतलब खुद को मुकम्मल समझते हैं और हमारी दूसरे को सोसाइटी समझते हैं कि ऐसी हाँ, है। मसला इसमें। मैं अगेन कहूँगी कि मैं मर्दों के अगेंस्ट नहीं हूँ, मैं इस टिपिकल सोच के अगेंस्ट हूँ। औरत अगर फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से भी कि आजकल तालीम है, शऊर है, रोज़गार के बड़े अच्छे मौके हैं, आप अच्छा काम कर सकते हैं, फाइनेंशली भी एक औरत आपको अच्छा सपोर्ट कर सकती है, बीवी बेटी या कुछ भी। तो अगर आप ये समझते थे कि आपका बेटा आपको कमा के खिलाएगा और बेटी नहीं, तो उस निकल आए। एज वेल एज योर इज़्ज़त इज़ कंसर्न, तो अगर बेटी ख़राब करती है तो बेटा भी इतना ही ख़राब करता है। बात आपकी सोच की है, और वो कहीं पर भी है तो वो एक बहरहाल एक डार्क साइड ऑफ द स्टोरी है। तो उसको आप किसी एक करेक्टर को लेकर हाईलाइट नहीं कर सकते, उसमें दोनों करेक्टर्स ही मेजर रोल प्ले करते हैं। इसी तरह से ऐसी बहुत सारी और चीज़ें हैं, लेकिन शायद हमें बहुत वक्त लगेगा इस सोच से निकलने में। मुझे ऐसा लगता है कि बाकी बहुत वक्त लगेगा निकलने में। डॉक्टर साहब, आपने कहा मैं मर्दों के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, मैं सोच के ख़िलाफ़। ट्रू, ठीक है। मुझे ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मैं किसी को की जज्बात को ठेस नहीं पहुँचाना चाहती। मुझे लगता है कि जो मर्द की सोच है वो भी कहीं ना कहीं एक औरत ने ही बनाई है। हाँ। जो उसकी माँ है वो उसको ये बताती है कि तुम सुपीरियर हो, हाँ, तुम अलग हो, तुमने ये करना है, तुमने वो करना है। मेरे ख्याल से बाप जो होते हैं ना, वो अपने बेटों के साथ इस किस्म की बातें नहीं करते, या करते भी हैं तो बहुत कम करते हैं। पहले औरतें खुद लड़कों को ख़राब करेंगी, उनको इस तरह की चीज़ें बताएंगी, और फिर हम एज अ माशरा लड़के को ब्लेम करेंगे। उसमें हमारे सोशल स्ट्रक्चर का बहुत हाथ है। अगर एक खातून जो शादीशुदा है और उसको लगता है कि वो बेटा पैदा होने से सिक्योर होगी, और अगर उसके बेटा होता है तो अपनी उस सिक्योरिटी को वो संभाल के रखेगी, क्योंकि उसने उसी के सहारे पर हुकूमत करनी है, अपने घर में, अपने हस्बैंड पे, अपनी मदर इन लॉ पे, या जिस पे, तो उसकी वो फीडिंग उसी हिसाब से करेगी जैसे एक सुपीरियर चीज़ की जाती है। कहीं ना कहीं उस औरत को, मुझे ऐसा लगता है, ये मेरी ज़ाती राय है, घर टूटने का डर होता है। वो मर्द को सपोर्ट कर, उसे शेल्टर चाहिए, और अगर उसको ये शेल्टर मिलता है कि उसके हस्बैंड की सूरत में या बेटे की सूरत में उसको मिल रहा है, तो उसको ऑफ कोर्स प्रोटेक्ट करेगी।
सारी लाइफ उसको प्रोटेक्ट करेगी। तभी सास बहू के झगड़े होते हैं ना, बहू आती है तो सास को लगता है कि वो शेल्टर अब मुझसे छिन रहा है छोड़ने को और अब मैं कहाँ जाऊंगी, मेरा सर्वाइवल के ये नई औरत आई है और मैंने तो इस बच्चे पे को बड़ा करने में इतना वक्त लिया, अपनी सारी एनर्जीज यूज़ कर दी इस पे, और एक ये कल की खातून आई है एक टिक्का लगा कर लहंगा पहन के और ये आज इसके साथ हैं, तो वो इनसिक्योर होती है और फिर डोमेस्टिक वायलेंस एंड एवरीथिंग डॉक्टर साहब आप स्टार्ट हो कितने जाती है। अरसे से ह्यूमन राइट्स के हवाले से काम कर रही हैं? मुझे ऑलमोस्ट 5 to 7 years हो गए। ठीक है, आपको कितना लगता है, आपने इस चीज़ को मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा माइन्यूटली ऑब्जर्व किया होगा इस फील्ड में रहते हुए, ग्राउंड पे काम करते हुए, आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान ह्यूमन राइट्स के जो मसले मसाइल हैं उनसे कितने अरसे में बाहर निकलेगा? प्रैक्टिकली अगर हम बात करें तो पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा वक्त लगेगा। ठीक है, क्योंकि बेसिक अवेयरनेस नहीं है, जिनकी हक तलफ़ी हो रही है उनको खुद भी नहीं पता बहुत सारे इलाकों में कि हमारी हक तलफ़ी हो रही है। जो हमारी सोच है, जो हमारा एजुकेशन का वो है, या बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं हमारे इर्द गिर्द जो एक डेली एक्सरसाइज है ना, एक डेली प्रैक्टिस का हिस्सा है, तो वो हमारी नेचर बन जाती है। हमें पता ही नहीं कि हमने इससे भी निकलना है या ये चीज़ गलत है, वो डेली हमारी इतनी प्रैक्टिस का हिस्सा है कि हमें वो पार्ट ऑफ लाइफ लगने लग जाता है। तो मेरा ऐसा मानना है कि ऐसा नहीं है कि अवेयरनेस नहीं आ रही, ऐसा नहीं है कि शऊर नहीं आ रहा, लड़कियां काम कर रही हैं, गांव के वहाँ से भी पढ़ रही हैं या बच्चे जॉब्स पे आ रही हैं, लेकिन वक्त दरकार है, ओवरऑल वक्त दरकार है। पॉपुलैरिटी भी है, इसमें गुर्बत भी है, सोच तब्दील करने के लिए आपको एक अच्छा एनवायरनमेंट चाहिए, जो ऑफ कोर्स इट्स टाइम टेकिंग। डॉक्टर साहब जब आप किसी को बताते हैं कि आपकी यहाँ पे हक तलफी हुई है, ठीक है, आपको ये मैं कोई बहुत बड़ी बात नहीं करी, मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दूंगी। अगर आप किसी को ये कहें ना कि तुम्हारी शादी होने वाली है, तुम्हारा निकाह होने वाला है, एक दफ़ा अपना निकाहनामा पढ़ लेना। हाँ, बिल्कुल, ठीक है, तो लोग ये कहने लग जाते हैं कि ये तो भड़का रही हैं, है ना। यही वजह है कि तलाक की रेशो में इजाफा होता जा रहा है, और इसीलिए तो हम लड़कियों को पढ़ाते नहीं। पढ़ी लिखी लड़कियां आके ऐसे मशवरे करती हैं, सवाल देती हैं और हमारी बच्चियों को मिसगाइड कर रही हैं। देखिए हमारे गलत शादियों के जो फैसले होते हैं, एट द एंड ऑफ द डे एक बड़ा कॉमन सेंटेंस आपने सुना होगा कि अल्लाह की रज़ा, अल्लाह की मर्जी। बिल्कुल, ये सबसे एक कॉमन जुमला है। जब हम अपनी सारी गलतियों का सारा जो रायता है ना, वो अल्लाह के उस खाते में डाल के बेनज़िमा हो जाते हैं। किया हुआ था आके उन्होंने नसीब में था जी, अब हो गया, ऐसा नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे अल्लाह ने अकल दिया, शऊर दिया, अच्छे बुरे की मजे की बात तो तब हो ना कि जब हम अल्लाह मियाँ के सामने जाके कहें कि यही आपकी रज़ा थी, और वो तो फिर अल्लाह ताला कि नहीं मैंने तुम्हें अकल दी क्यों तो दी, आपको जानवरों से अफजल किया, आपको अशरफुल मखलूकात क्यों बनाया मैंने, आपको मैंने सेंसेस दिए हैं। देखिए हम आग के पास जाते हैं, अलार्मिंग होती हैं चीज़ें कि यार ये आपको नुकसान देगी, उसके बावजूद अब अगर आप हाथ दे रहे हो तो आपके अल्लाह की रज़ा, ऐसे नहीं होता। निकाहनामा एक पेपर है, उस पर अगर आपके राइट्स की वर्थ नहीं है तो वो मेंशन क्यों है? हाँ, आप उनको डल करवा देना। अगर औरत की तलाक का हक है या उसके हक महर का हक है, या हम करोड़ों का जहेज़ लेने वाले लड़के वाले हक महर के ऊपर हमें इस्लाम और शरई हक महर याद आ जाता है। ठीक है, तो मैं अक्सर कहती हूँ कि मज़हब वो दस्तरखान नहीं है जहाँ से हम अपनी मर्ज़ी का दाल चावल उठा के खाएं और हम उसी को इस्लाम फ़र्ज़ करें। इस्लाम एक बहुत लचकदार इंसान दोस्त मज़हब है। बिल्कुल बिल्कुल, और वह दोनों के लिए बहुत है, औरत के लिए बहुत खूबसूरती से एक बनाया गया है रूल्स को इस्लाम में, लेकिन हम अपनी अपनी मर्ज़ी करेंगे तो ऑफ कोर्स भी चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। डॉक्टर साहब आपने मज़हब की बात की, मुझे खुद भी लगता है कि मैं इन मसलों में बड़ी हसास हूँ, बहुत ज़्यादा एफिलिएटेड हूँ, अपने मज़हब के साथ करीबी है मेरी, लेकिन हम लोग ये देखते हैं कि वेस्ट ने हमारे मज़हब को एज़ इट इज़ अपने सीने से लगा लिया। जो हकूक़ की बात मैं कर रही हूँ, इंसानों के हकूक़, जानवरों के हकूक़, पौधों के हकूक़, दरख्तों के हकूक़, इन्वायरमेंट के हकूक़, आपके घर के हकूक़, आपकी गली के हकूक़, और हमने जो है वो सारी चीज़ें भूल गए, प्रैक्टिस करना हम भूल गए। हमें सिर्फ ये याद है कि आप किसी क्लास में एडमिशन लेते हैं, आपके पास बुक्स हैं और आप सारा साल उनको अच्छे से बैग में डाल के अच्छी सी शेल्फ पे रख के रोज़ पिक्चर्स बनाएंगे और आप समझते हैं कि आप टॉप कर जाएंगे, तो आप पास भी नहीं होंगे। दैट्स वेरी ट्रू। ठीक है, आपकी जगह आपकी किसी मुलाजिम का बच्चा है, आपकी बुक्स वो रोज़ पढ़ता है, आपकी जगह क्लासेस वो अटेंड कर लेता है, तो वो टॉपर है। इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कितने बड़े ख़ानदान से और एक मुलाजिम के ख़ानदान से, वो अपनी एफ़र्ट्स के साथ वो जाएगा। इन द सेम वे जब हमारे फ़ॉरेन कंट्रीज़ की बात करते हैं, यूरोपियन कंट्रीज़ की बात करते हैं, हमने जो गवा दिया उन्होंने वो अपना लिया, प्रैक्टिकली अपनाया।
ह्यूमन राइट्स पे वो बात करते हैं, औरत के हकूक़ पे उनको बात करनी चाहिए थी कि हमें बात करनी चाहिए थी? हमारी औरत को नहीं रुलना चाहिए था। उनको बेटे के लिए आज भी शेल्टर, पढ़ी लिखी औरत भी मेरे पास आके बेटे का रोना रो रही होती है, मतलब उसको मैं कैसे समझाऊँ? एक आम औरत को तो चले मैं समझाऊँ, एक पढ़ी लिखी औरत के लिए मेरे पास दलील ख़त्म हो जाती है। लेकिन कहीं ना कहीं शायद हमारे सोसाइटी का, या हम वही बात है ना, चीज़ें प्रैक्टिस में नहीं है ना, तो वो हवा है हमारे लिए। डॉक्टर साहबा, आप पढ़ी लिखी औरत ही बात कर रही हैं, आप क्या समझती हैं कि हमारे माशरे में पढ़े लिखे लोग उस तरह से मौजूद हैं जितनी उनके पास डिग्रियां तो हैं, हाँ, लेकिन हमारी क्या सोच उस तरह से प्रोग्रेसिव है? वेरी रेयर। 100 में से 20%, 25%, कहीं बहुत अच्छी है तो 35%। ठीक है। डोमेस्टिक वायलेंस एक गांव में भी है और इस्लामाबाद में भी है, लाहौर में भी है, कराची में भी है, जहाँ पे बहरहाल सरकारी स्कूल है, बहरहाल यहाँ के लोग पढ़ जाते हैं एज़ कम्पेयर टू किसी गांव, चकवाल, सरगोदा, कोई और गांव लगा ले आप। लेकिन अगर यहाँ पर भी वही चीज़ें हैं, यहाँ पर भी आपको अपने राइट्स नहीं मिल रहे, उस गांव की बंदी में और मुझ में कोई फ़र्क नहीं है। मैं एक छोटी सी एग्जांपल देती हूँ कि एक गांव की औरत को अवेयरनेस नहीं है, वो साल के साल बच्चा पैदा करती है। इट्स ओके। अगर मैं 14 पढ़ी हूँ, मैं 16 पढ़ी हूँ, मैं 12 पढ़ी हूँ, मैं इस्लामाबाद से हूँ, मैं लाहौर या और मैं भी हर साल बच्चा पैदा करती हूँ, तो इसके लिए मुझे 14 पढ़ने की ज़रूरत नहीं थी। ये काम तो मैं बग़ैर पढ़े लिखे भी अच्छे से कर सकती थी। आपको अंदाज़ा होना चाहिए कि आपकी जान कितनी अजाब से गुजरेगी, आपको पता होना चाहिए आपकी बॉडी को। और आप पढ़ी लिखी हैं, आपको क्यों नहीं पता कि आपकी बॉडी को रेस्ट चाहिए? आपको क्यों नहीं पता कि जो दूध पिलाना है 2 साल और 2.5 साल, ये बेसिकली औरत को रेस्ट देने के लिए है, और ये मज़हब की तरफ से है। जिस मज़हब का हम प्ले कार्ड उठाकर खेलते हैं, ये उसी मज़हब ने ही आपको रेस्ट पे रखा है। लेकिन अगर आपको तब भी नहीं पता और आप फिर वही कहते हो जो अल्लाह की रज़ा, इस रूह ने तो आना था। मुझे रूह के आने से प्रॉब्लम नहीं, ऑफ कोर्स आपको भी नहीं होगी, लेकिन अल्लाह ताला ने उनके लिए कुछ कुछ तहफ़्फ़ुज़ात रखे हैं, कुछ राइट्स रखे हैं। आपकी बॉडी के भी कुछ राइट्स हैं आप पे। आई थिंक आपको उनको ऑन करना चाहिए, जिसकी वजह से फिर आप बहुत वक्त से पहले आप बीमार होंगे, आप एक अच्छे पेरेंट्स नहीं बन सकते, हेल्दी पेरेंट्स नहीं। आजकल देखें जो दौर है ना, हमें बहुत एक्टिव पेरेंट्स बनना पड़ेगा आजकल के बच्चों के साथ, फिजिकली भी और मेंटली भी। ठीक है, आज से 40 साल का बच्चा और आज के बच्चे में हेल्थ डिफरेंस है, आप उसको मीट नहीं कर सकते, जो भी उसकी एनर्जी लेवल है। तो उसके लिए आपको एक हेल्दी मदर होना पड़ेगा, एक्टिव मदर। साल के साल आप बच्चे पैदा करेंगे चीज़ें, तो आप उनके राइट्स भी नहीं दे सकती, अपनी बॉडी के भी, तो आप कैसे सर्वाइव? डॉक्टर साहब, इसको यहीं से कंटिन्यू करेंगे, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं जी, हमारे साथ रहें। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बातें हो रही है, मैं चाह रही हूँ कि ये बातें आप लोग सुने और इन्हें समझने की कोशिश करें। एक छोटा सा वक्फा हमारे साथ रहें। जी, वेलकम बैक टू द शो। हम लोग ह्यूमन राइट्स के हवाले से बात कर रहे हैं। मुझे लगता है इसके बारे में हम लोग अपने मुल्क में जितनी ज़्यादा बात करें उतनी कम है, क्योंकि अभी तक हमें ये नहीं पता लगा कि इंसान पे इंसान के क्या हकूक़ हैं। डॉक्टर साहब, यहाँ से बात शुरू करूँगी कि कहा जाता है, अल्लाह ताला ने ये बहुत ज़्यादा वाज़े अल्फाज में कह दिया है कि मैं हकूक़ुल्लाह माफ़ कर दूँगा, लेकिन हकूक़ुल इबाद माफ़ नहीं करूँगा। लेकिन ये जो इतना ही बड़ी स्टेटमेंट है, इससे हम लोग 1 मिनट के लिए भी नहीं खौफ खाते, इससे नहीं डरते। हम लोग अगर ये स्टेटमेंट हमारे सामने कोई ले भी आए ना, तो हमें याद आएंगे माँ के हकूक़, बाप के हकूक़, और ज़्यादा से ज़्यादा किसी के याद आ जाएंगे तो बच्चों के हकूक़, औलाद के हकूक़। इसके अलावा जो इर्द गिर्द आपके लोग मौजूद हैं, उनमें से किसी का हक हमें याद नहीं आएगा। हमारे इर्द गिर्द के लोगों के, हमारे ड्राइवर के, हमारे मुलाजम के, हमारे पड़ोसी के, हमारे इर्द गिर्द बहुत सारे लोग हैं एक जो हमसे जुड़े हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। हमारे ऑफिस में हमारा स्टाफ है, हमारे कोलीग्स हैं, हमें उनके बारे में कुछ ना कुछ पता होना चाहिए। मुझे वो अफसरी के रोब से निकलना चाहिए। तो एक महल्ले का आजकल तो खैर ऐसा हो गया कि काउंसलर भी है ना, तो वो भी चेयरमैन बना हुआ है अपनी तरफ से, एक उसका भी एक अपना ही सिस्टम है, उसका भी एक अपना एटीट्यूड लेवल है। पिछले दिनों एक स्कैंडल हुआ ज़कात कमेटी के उसमें कि जैसे आप ज़कात कमेटी की चेयरमैन है ऐसा है, और गवर्नमेंट आपको ज़कात देती है, और मेरे जैसे कुछ नीडी लोग आते हैं, आप उनको हेल्प आउट करते हैं, तो ये आपके पास एक अमानत है जो आपने मुझे या जो भी एप्लीकेंट्स हैं उनको डिलीवर करना है। आपने क्या किया, लेट्स सपोज मेरे 10,000 आए, आपने उसमें से
3000 सिर्फ मुझे देने हैं। अच्छा। 7000 आपने, आपका जगह टैक्स है, और उस 3000 के बदले में कौन वो सा फी टैक्स है? जगह टैक्स हो गया ना आपका वो एक। अच्छा, ठीक है, और ठीक वो है। 3000 भी मुझे फीस सब लीला नहीं मिलेंगे। उसके लिए मुझे आपके घर पे काम करना है, आपके भट्टे पे काम करना है, आपकी गाड़ी वॉश करनी है, मेहनत से मुझे वो 3000 भी मिलेंगे। ठीक है। तो ज़कात और या खैरात एक बड़ा सेंसिटिव एक अमाउंट समझा जाता है, लोग इसको समझते हैं। तो आप सोचें कि हम ज़कातों, हम बहैसियत मुसलमान, दैट वी आर प्राउड मुस्लिम, और हम ये चीज़ें ऐसे भी करते हैं। तो आप सोचेंगे एक चेयरमैन अब जब ये चीज़ें करता है तो हमारा ह्यूमन फिर राइट्स नीचे तो वाला, कहाँ। हाँ। और वो उसके पास वो खातून या वो बच्चा, वो जो भी एप्लीकेंट होगा, वो आता होगा, उनके घर की सफाई करता होगा और इस उम्मीद पे रहता होगा कि साहब नाराज़ ना हो जाए, वो 3000 अच्छा, इसका मतलब है कर डॉक्टर दे। साहिबा, अगर सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं स्टेट अपनी जिम्मेदारी पूरी करने की फिर भी कोशिश कर रही है इतने बुरे हालात हाँ। में, लेकिन हम जिस स्टेट को, जिस हुकूमत को ख़राब कहते हैं, वो हम सबसे ही मिलके तो बनती है। देखिए, व्हेन वी टॉक अबाउट सोसाइटी, सोसाइटी मुझसे है, हाँ। ठीक है। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट द करप्शन, तो जब मैं बिल की लाइन में खड़ी होती हूँ तो मैं चाहूँगी मुझे वुमेन कार्ड मिल जाए, हाँ। मैं थोड़ी आगे चली जाऊँ, ठीक है। मेरा थाने में ड्राइवर चला जाता है तो मैं अपना लिंक सबसे पहले, आप कहीं, ये कॉमन प्रैक्टिस है, कोई भी थाने कचहरी को सबसे पहले यार एक कॉल कर देना SHO को, तो मैं सबसे पहले हम करप्शन कहीं भी खुद जाके करती लाइन हूँ में लगना ही नहीं चाहते, हम चाहते हैं जी। हमारी और लाइन मैं से पहले करप्शन कॉल तो हुई भी देखिए, हो। मैं सबसे पहले जितना मेरा सर्कल है, जो पॉसिबल करप्शन है वो मैंने करनी है। अब चाहे वो उसका जितना भी क्राइटेरिया है, उससे थोड़ा बड़ा दायरा आपका है, उससे थोड़ा बड़ा दायरा, तो हर बंदा, जब मैं ठीक हो जाऊंगी ना तो फिर मैं आपको पॉइंट आउट कर सकती हूँ। मैं अपनी ज़िंदगी के तमाम, जो यार अब नहीं खड़े होने होता बिल के लिए या फलाना नहीं होता, अब मेरे पास 1000 लॉजिक्स हैं, 1000 दलीलें हैं ख़ुद को सेटिस्फाई करने के लिए। और वही चीज़ें जब आप प्रैक्टिस में लेके आते हैं तो फिर मैं उस पर ऑब्जेक्शन कर दिया, यार ये तो बहुत, इनका तो करप्शन है और इनका तो नाइंसाफ़ी हो रही है। तो नाइंसाफ़ी यहाँ हो रही है, सिर्फ वहाँ नहीं हो रही। हम जब इस चीज़ से निकलेंगे ना, मेरा और तुम्हारा से निकल के हमारे पे आएंगे ना, अपने चीज़ें ठीक हो जाएंगी। शुरू करेंगे। हाँ, मैं कहूँगी ये मेरा और इनका इकट्ठा नुकसान है यार, हमारे कंट्री का नुकसान है, हमारे सोसाइटी की चीज़ें ख़राब हो रही हैं, हमारी एक डार्क पिक्चर है जो दुनिया देख रही है। हमें मिलजुल के, हम ऐसा नहीं है अब सारे हकूक मेरे हैं और सारे फ़र्ज आपके हैं, तो फिर ऐसे ये नहीं मुमकिन चलेगा, ऐसे नहीं होता। अच्छा डॉक्टर साहबा, हम इस चीज़ के बारे में, ये डिबेट इतनी लंबी है, हम इसके बारे में जितनी मर्जी बात करते रहे, ना आपका दिल भरेगा ना मेरा दिल भरेगा। हमने प्रॉब्लम के बारे में बात कर ली, सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन ये है कि हम फैमिली जो हमारी है उसकी सोच चेंज करें। बीइंग अ मदर, बीइंग अ सिस्टर, बीइंग अ ब्रदर, हमारे घर का जो इन्वायरमेंट है, एक घर ठीक होगा 50 घर ठीक होंगे। जब तक सोच नहीं बदलेगी, प्रैक्टिकली सोच नहीं बदलेगी, खाली एक डायरी से दूसरी डायरी पे लिखने से नहीं, प्रैक्टिकली जब हम अपनी चीज़ों को ठीक नहीं करेंगे तब तक सोच ठीक नहीं होगी। अगर हम करेंगे तो क्यों नहीं चेंजिंग्स आ रही हैं, लोग पॉजिटिवली चल रहे हैं, अच्छे काम भी कर रहे हैं, लेकिन काफ़ी स्लो है, हम उसी दुनिया में पीछे रह रहे हैं ना काफ़ी ज़्यादा। तो अगर हम थोड़ी सी स्पीड ठीक कर लेंगे तो हम थोड़ा सा ज़रा कम्पीट कर सकेंगे डिफरेंट, बेहतर तरीके हाँ, से। बेहतर तरीके से। स्पीड ठीक किस तरह से हो सकती है? और आपने जो बताया सोच चेंज करने का, एक उम्र ऐसी आ जाती है जिसको कहा जाता है पक्की उम्र, पक्की उम्र है ना, उसमें और सोच नहीं बदलती इंसान की। अब कुछ लोग जो है ना वो चाह रहे होते हैं कि वो 80 साल के बंदे से भी बहस कर लें, लेकिन मैं अक्सर लोगों को कहती हूँ कि जो 80 साल में नाम बदला, उसने आपके 2-3 मिनट की बहस से क्या बदल जाना है ना। बिल्कुल ऐसा ही है। कौन सी वो एज है, कौन से वो बच्चे हैं, अगर हम स्कूल की बात करें या कॉलेज की बात करें, तो कौन सी वो एज है जिसमें हमें उनको आहिस्ता आहिस्ता इस तरह की चीज़ें सिखानी चाहिए ताकि वो सीख भी सकें? देखिए, सबसे पहले तो हमारे कोर्स में ऐसी हेल्दी चीज़ें शामिल होनी चाहिए, ठीक है, जो बच्चे को डिफरेंट लगें, बच्चे को पता हो कि उसकी लाइफ में आगे चल के एक रटा रटाया सबक, एक रटा रटाया सिलेबस है, उसका उसने पेपर में लिखा, उसने टॉप कर लिया, या जो भी, इससे सोच नहीं, इससे माशरे नहीं बनते। माशरे बनाने के लिए आपको उसकी सोच चेंज करनी पड़े। हमारे घर का एनवायरनमेंट, हमारे घर की औरत, उस बच्चे की माँ इतनी पढ़ी लिखी हुई और बाशऊर होनी चाहिए। तो बेसिकली इट्स अ चेन। और सबसे बड़ी बात, मुआशी खुद मुख्तारी है। मुझे ऐसा लगता है घर की औरत भी कमाए, घर का मर्द भी कमाए, थोड़ा थोड़ा कमाए, वो घर के फाइनेंशियल इश्यूज से निकलेंगे
रिलैक्स होंगे तो हेल्दी टॉपिक्स पे वो बात कर सकेंगे। जब हम, आपको पता है आजकल महंगाई और चीज़ें, जब हम अब चीनी पत्ती और घर के रेंट और फ्यूल की चीज़ों से नहीं निकलेंगे, इन मसले मसाइल से आप नहीं बच्चे की निकलेंगे। तरफ तो देख ही नहीं पाएंगे ना। आजकल के बच्चे की भी इतनी रिक्वायरमेंट्स हैं, फलां डे है, ये चीज़ें हैं, आपको वो तमाम चीज़ें मैनेज करनी है, उसके लिए तो एक पार्ट टाइम नौकरी करनी पड़ती है। हाँ, प्राइवेट स्कूलों के तो जिनके 3 बच्चे हो जाते हैं ना, तो हम उनसे कहते हैं कि अब आपको पैम्पर्स के लिए एक नौकरी करनी पड़ेगी सेपरेट। बाकी आजकल तो यही है। हाँ। अच्छा डॉक्टर साहबा, आजकल आप क्या क्या काम कर रही हैं, किन किन जगहों पे आप एसोसिएटेड हैं, उसके बारे में भी बताएं हमें। एक्चुअली मैं डिफरेंट चैनल्स पे एज आ गेस्ट जाती हूँ, मुझे डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे बुलाया जाता है, हम बात करते हैं, डिफरेंट एनजीओज़ के साथ जाते हैं, लोगों को अवेयरनेस देने की कोशिश करते हैं, लोगों की सोच बदलने की कोशिश करते हैं, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन पे बात करने की कोशिश करते हैं कि मर्द होना अफजल नहीं और औरत होना बदतर नहीं। बस ये इतनी सी बात समझ लें, चीज़ें ग्रेजुअली ठीक होना शुरू हो जाएंगी। जिस दिन मुझे पहला खुद पे, स्टेप तो लेना। हाँ, जिस दिन मुझे खुद पे शर्मिंदगी और एहसास जुर्म होना बंद हो गया ना, तो मैं मस्बत काम शुरू कर दूंगी। अभी तो मैं एहसास जुर्म से नहीं निकल रही कि हाय मैं कुड़ी क्यों मुझे लगता है कि मुझे अपनी सोच चेंज करनी है ना। जब मैं निकलूंगी देन मैं अपनी तमाम बॉडी में देखूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे क्या क्या दिया, सलाहियतें क्या दी है, तख्लीकी सलाहियत क्या दी, आया मैं फाइनेंस में जा सकती हूँ, इकनॉमिक्स मेरी अच्छी है, या मैं एहसास जुर्म से निकल जाऊँ। और जब तक वो चीज़ें, मेरी सोच नहीं बदलेगी, मैं चीज़ें ठीक नहीं कर सकती। और आहिस्ता आहिस्ता लोग हैं, लोगों का रिस्पांस अच्छा है, लोग हमारा साथ दे रहे हैं, इंशाल्लाह होप फॉर द बेस्ट। इंशाल्लाह। डॉक्टर साहबा, आपके इतने एक्सपीरियंस में कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ हो जिससे आपको खुद बड़ा डिसहार्ट किया हो? कि क्योंकि होता है ना, इंसान जब सुबह उठता है उसमें एक एनर्जी होती है कि मैंने आज ये करना है, लेकिन कभी कभी आगे से कोई ऐसा इंसिडेंट हो जाता है कि आप कहते हैं कि क्या हुआ, इसके बाद इतना अरसे से जो मैं काम कर रही थी उसके बाद भी आज ये हो मेरे रहा है। पास था एक फैमिली कपल एक आया था जेंडर सिलेक्शन के लिए, अमेरिका में पोस्टेड थे किसी बड़ी अच्छी पोस्ट पे, और उनकी एक बेटी भी थी। और तब मैं बहुत डिसाइड हुई जब उन्होंने कहा डॉक्टर साहबा मुझे लड़का चाहिए। तो मैंने उनसे कहा कि सर लड़का होना इज़ नॉट अ बिग डील, जेंडर सिलेक्शन भी है, चीज़ें भी हैं, लेकिन अपनी वाइफ को थोड़ा सा रेस्ट दें, उनका सी सेक्शन हुआ है। और उन्होंने मुझे इतना फोर्स किया और उन्होंने इतना ज़्यादा उस अपनी ज़िद पे रहे। और खैर उनका वो प्रेग्नेंट हुई, उनका ट्रीटमेंट हुआ, वो तमाम एक प्रोसेस से गुजरी। उनके बच्चे की पोजीशन ऐसी थी कि हम जेंडर का स्कैन में पता नहीं चल रहा था। अच्छा। और उनको ये डाउट हुआ, अक्सर ये होता है कि हमारे स्कैन में ना लड़की हो तो हम कहते हैं कि बच्चे की पोजीशन ठीक नहीं है, हाँ, तो उससे पता ज़रा नहीं डाउट लग हो या रहा, पता हाँ, नहीं लग हाँ। रहा, तो ख़वातीन ज़रा वो आदमी साहब उनको अपने मेके छोड़ कर आ गए। अब ये सोचें कि 2 महीने उस औरत ने किस ट्रॉमा में गुजारे होंगे, इस खौफ में कि वो मेरा हस्बैंड मुझे लेने आएगा या नहीं आएगा। और वो इतना पढ़ा लिखा इंसान था, इतना वेल सेटल्ड इंसान था कि मेरे पास लफ्ज़ ख़त्म थे कि मैं उसको कैसे कायल करूँ, कैसे? मैं उसको कौन सी बात बताऊँ कि यार ऐसे नहीं ऐसे, जिसको ऑलरेडी सब कुछ पता है, एट द एंड उसको ऑफ आप द क्या डे समझाएं? जब उनका वो बच्चा हो गया और वो भाई साहब चले गए उन खातून को लेने के लिए, तो लेकिन उन 2 महीनों का क्या, हाँ। जिस औरत ने उस खौफ में, देखिए मर जाने से ज़्यादा तकलीफ़ दे मर जाने का खौफ होता है, हाँ। अजियतनाक है। वो जो खौफ है ना वो ज़्यादा हार्मफुल है, वो बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है। मर तो गए, ख़त्म होगी बात, इट्स ओके, 1 सेकंड का वो प्रोसेस तो हो गया चले, लेकिन वो जो डर होता है ना मौत का, उसने वो जो घर टूटने का मौत से ज़्यादा है, क्योंकि सोशल एक्सेप्टेंस नहीं है ना हमारे माशरे में, एक तलाक याफ्ता या विडो की उस तरह से बहरहाल नहीं है। तो औरत को बहरहाल एट द एंड ऑफ द डे अपनी हर पॉसिबल एफर्ट्स करनी है उस घर को बचाने के लिए, और वो खातून कुछ नहीं कर पा रही। और वो, लेकिन मुझे बहुत दिल टूटा, मेरा दिल बहुत टूटा। मैंने कहा कि यार हम कहाँ से शुरू करें जो चीज़ें ठीक होंगी। हमें उम्मीद होती है कि यार हमने यहाँ पे कुछ किया है, और हमें महीने बाद पता चलता है कि हम -0 पे चले गए। हम 0 पे नहीं, हम -0 पे हैं, आपका दिल टूटता है। डॉक्टर साहिबा, जो भी लोग आते हैं आपके पास, उनके जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है, मैं तो अब यही पूछना चाहूँगी कि उनका जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है इस चीज़ के पीछे कि हमें बेटा चाहिए, आप उनकी साइकी को देख के अभी तक क्या समझी हैं, वो क्या कॉन्सेप्ट है? एक तो हमें लगता है कि हम डायनासोर की वो आखिरी नस्ल है। हम नहीं होंगे तो कायनात में हमारा वो प्ले कार्ड लेकर फिरने वाला कोई होएगा, कोई नहीं होगा, ठीक है। एक तो हमें ऐसा लगता है, और इस सोच से हम नहीं निकल सके। हमारी नस्ब को लेकर वो जो हम जो शाही खानदान के आखिरी चश्मो चिराग है ना, हम लोगों ने जाना है। एंड सेकंड हमें लगता है लड़का कमाएगा,
बुढ़ापे में हमें साथ रखेगा। चाहे वो आपको पता होना चाहिए, अभी इस्लामाबाद में, कराची में, लाहौर में और डिफरेंट एरियाज़ में ओल्ड हाउसेस बनना शुरू हो गए हैं, ओल्ड होम्स हैं, लोग अपने पेरेंट्स को छोड़ रहे हैं। आप उनको सर्च कीजिए, रिसर्च में देखिए, उनके बेटे ही उनको छोड़ के जा रहे हैं। किसी की बेटी शायद ना उनको छोड़ शायद के उनकी जाती हो। बेटियां उस तरह से ना छोड़ के जाएं, लेकिन उनके बेटे उनको छोड़ के जा रहे हैं। ठीक है, तो आपकी वो सारी, वो जिसके पीछे आपने इतना निगलेक्ट किया घर के एक फ़र्द को, उस गलती की सज़ा दी जो उसकी थी ही नहीं बेचारी की। ठीक है, जिस पे आपको इतना मान था, तो आज उसने आपको ओल्ड हाउस छोड़ दिया, तो आप कहाँ एग्जिस्ट करते हैं? आपके सारी एफर्ट्स तो देखें, हमें ये सोचना चाहिए कि हम इतने फाइनेंशियली अच्छे हों मेहनत से, बाकी रिस्क अल्लाह ने देना है, हम अपना काम करें कि अल्लाह ताला हमें चलते फिरते मौत दे। हमें सबसे पहले तो अल्लाह ताला किसी का मोहताज ही ना करे। आजकल के दौर में अगर मैं ये सोचूं मेरा बेटा या मेरी बेटी मेरे कब्र पे सपारे पड़ेगा, ये झूठ है। अल्लाह ताला ज़रूर हिदायत दे, बट जैसा आजकल का मैकेनिकल दौर चल रहा है तो थोड़ा सा मुश्किल है। तो इतनी हाई होप्स ना रखें, ना बेटे से ना बेटी से, और दोनों ही अल्लाह ताला की बहुत ख़ास चीज़ें हैं। बेटा भी ब्लेसिंग है, बेटी भी है, आपके साथ अच्छी हैं, आपकी ब्रॉटअप पे बहुत इस बात का इन्हिसार है कि आप उनकी तरबियत कैसे करते हैं। अच्छी तरबियत करें। आपसे पूछने वाली थी कि सारा हमारा जो फोकस है ना वो इस बात पे है कि जेंडर क्या पैदा हो रहा है, यस, उसके बाद उसकी वेलबींग क्या है, उसकी मेंटल कंडीशन क्या है, आप उसकी वेलबींग में क्या पार्ट पे करें, उस पर आपका कोई फोकस आपका नहीं है ना। कि अगर आप अपनी बेटी को डॉक्टर बनने की वो काबिल है, आप उसको नहीं बनाते हैं और आप कहते हैं इसके बाद उसकी फिर शादी पे भी पैसे लगाएं और फिर बाद में भी, और आप एक बच्चे की बिजनेस के नुकसानात उसने 3 कर दिया, आप चौथी दफ़ा उस पर फिर इन्वेस्ट कर देते हैं, तो ये हक तलफी है। लेकिन डॉक्टर साहब, ये हक तलफी हम ये नहीं देखते कि हमारे माशरे में इतनी ज़्यादा मौजूद है कि कभी कभी हमें लगता है कि हम भी इसको हक तलफी नहीं समझ रहे। मैंने कहा ना, वो पार्ट ऑफ लाइफ हो गया है, इम्यून हो चुके हैं। अब बुरा नहीं लगता वो। जैसे हम एक स्पेसिफिक एंटीबायोटिक रोज़ खाए ना, तो उसकी हमारे एक इम्यूनिटी लेवल बिल्ड कर देती है बॉडी में, तो अगली दफ़ा हमें उसे हाइपोटेंसी रिकमेंड करना पड़ती है या देनी पड़ती है। तो सेम इसी तरह से ये भी हमारी ज़िंदगी का एक नॉर्मल एक्सरसाइज बन गई है। अब हमें चीज़ें बुरी नागवार ही नहीं गुजरती, नथिंग इसके अब हमें बुरी नहीं लगती है। लेकिन बहरहाल थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है कि हम अपनी सोच को पॉजिटिवली थोड़ा सा इस डार्क साइड से निकल के देखें, तो इतना भी बुरा फीमेल का करैक्टर नहीं है सोशली जो उसने रोल प्ले करना है। हम औरत को ज़िंदगी से निकाल दें तो बाकी कुछ नहीं बचता, कोई रंग नहीं बचता कायनात का। डॉक्टर साहब, इस बात की आपने बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत बात की है कि औरत को अगर ज़िंदगी से निकाल दें तो बाकी पीछे कायनात में कोई रंग नहीं बचता। इस पे आप लोग छोटा सा ब्रेक लें, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, अपनी कन्वर्सेशन को आगे बढ़ाएंगे। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहें। जी, वेलकम बैक टू द शो। हम लोग बात कर रहे हैं ह्यूमन राइट्स के हवाले से, और डॉक्टर साहबा ने ब्रेक पे जाने से पहले बड़ी प्यारी बात की कि औरत को अगर कायनात में से निकाल दिया जाए तो कायनात के सारे रंग ख़त्म हो जाते हैं। डॉक्टर साहबा, मैं चाहूँगी आप इस बात को थोड़ा सा एलेबोरेट करें, क्योंकि लोगों को ना ये बात उनके ऊपर से गुजर गई होगी, उन्हें समझ नहीं आई होगी। ठीक, मैं आपको बताती हूँ, मेरी बेटी है औज अली खान, ठीक है, रौनक है। अच्छा, मेरे पास क्लिनिकली मैं आपको मज़े की बात एक और ऐड करूँ। सबसे पहले आके पर्सनल क्वेश्चन ही होता है कि ताड़ा मुंडा क्यों नहीं, कि आपका अपना बेटा क्यों नहीं है, तो आप यू आर नॉट अ क्वालिफाइड डॉक्टर, या ऐसा क्या है कि ऐसी कैसे हो सकता है कि आपको बेटे की चाहत ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है कि आपने अपनी जेंडर सिलेक्शन ना की हो। और जब मैं उनसे कहती हूँ कि मुझे ज़रूरत वाकई ही मैं लिटरली नहीं थी, होती तो ऑफ कोर्स मैं करती, तो वो बड़ी एक मशकूक एक टिपिकल निगाहों से सच भी बोल रही है या नहीं बोल रही, ऐसे हमें मुतमईन करने के लिए ये बात कह रही है। लेकिन ये है कि मुझे ऐसा लगता है कि औरत शौक होती है, खूबसूरत होती है, चाहे जाने के काबिल होती है। ठीक है, मर्द कसम से झक मार रहा होता दुनिया में अगर औरत ना होती उसके साथ। एक इंतहाई बोरिंग कैरेक्टर होता है इस कायनात का। अगर बहुत सारे लोगों ने ना, इससे मैं चाह रही हूँ मेरा ज़रा शॉर्ट बनना है, बहुत सारे लोग जो स्टूडियो में मौजूद है ना, वो सारे कह रहे हैं ये क्या बात है भाई, ये क्या बात, हमारी कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। अगर आप सिर्फ औरत को अपनी बीवी के रूप में देख रहे हैं ना, तो थोड़ा सा औरत का पर्सपेक्टिव बड़ा करें। अगर आपकी ज़िंदगी में आपकी अम्मी ना होती, आपकी बहन ना होती, आपकी बेटी ना होती, इस तरह से देखें तो
ऑफिस में बाकी जाते हैं आपको इतने लगे। कलरफुल कपड़ों में, आपके इर्द गिर्द आपकी कोलीग्स होती हैं, आप अच्छा हेल्दी अच्छा हंसी मजाक हाँ, करते हैं, हाँ। आप किसी की शादी में से खवातीन को माइनस कर दें, पीछे क्या बचेगा? आप और मर्दों जिनकी को माइनस कर शादी दें, में रौनक फिर भी separation होती लगेगी। है, आप वहाँ- मर्दों को शादी में से माइनस करें, रौनक फिर भी लगेगी। हाँ। आप खवातीन को माइनस कर दें, कुछ भी नहीं रह जाएगा, सिर्फ मस्जिद का निकाह रह जाएगा। बिल्कुल। ये होता है ना। लेकिन डॉक्टर साहबा, जब आपने जिस तरह कहा कि जिन घरों में बच्चियां होती हैं, ज़्यादातर मैं खुद मेरे अलावा भी 3 बहनें हैं, अब मेरे पेरेंट्स को ऐसे लगता है जैसे उनके पास कुछ करने को नहीं है, कोई काम करने को नहीं है, क्योंकि हम लोग नहीं हैं। और एक दिन हफ्ते में जिस दिन जाते हैं उस दिन वो कहते हैं कि बस हम वो बाकी के 6 दिन उस एक दिन का इंतज़ार करते हैं जिस दिन तुम बिल्कुल। सबने आना होता है। तो ख़वातीन के रोल को अगर इस तरह भी ना देखें, रौनक के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ना देखें, तो जिस तरह वो आपका ख्याल रखती हैं, हाँ। अपने शौहरों का, अपने भाइयों का, अपने बच्चों का ख्याल रखती हैं, अगर वो चीज़ देखना शुरू कर दें तो तब भी क्या इम्पोर्टेंस का एहसास नहीं होना चाहिए? देखिए, हमने ये सोच लिया ये तो उसके फ़राइज़ में शामिल है ना। हाँ। उसने केयर करनी है, उसने कपड़े इस्त्री करके देने हैं, उसने मेरे आने से पहले मेरी टाई रखनी है, मेरा परफ्यूम, मेरे छोटे छोटे काम। एक दिन एक मर्द को आप अकेला घर में उसी के बच्चे के साथ, उसके उस सो कॉल्ड बेटे के साथ ही छोड़ दें, वो पागल हो जाएगा। वो नहीं मैनेज कर सकता ऑनेस्टली। हाँ। आप 2 दफ़ा उसको कहें बच्चे का पैम्पर चेंज करो, वो 3 दफ़ा कहेगा मैं अगला अच्छा, पैदा ही नहीं करूँगा एक ये बच्चा। बहुत लोगों ने रखना शुरू कर दिया, हम सब कुछ कर देंगे, हम पैम्पर चेंज क्यों? नहीं करेंगे। क्यों? फीमेल ही क्यों? हाँ। ज़रूर करे पैम्पर चेंज, फीड कराए, सब चीज़ें औरत करे, लेकिन सिर्फ औरत ही क्यों? बच्चा देखिए, जब मेरी सेपरेशन की बात आती है तो कहते हैं रख दो मेरे बच्चे, ये मेरे बच्चे हैं, तब मर्द के बच्चे हो जाते हैं, ठीक है, वो हमारे बच्चों की कैटेगरी से निकल जाते हैं। तो बच्चे तो माँ और बाप दोनों की होते हैं। मुझे लगता है कि मिलजुल के उनका काम, लेकिन औरत जितनी केयरिंग होती है, आपकी बड़े बड़े काम तो वो हैं एक अलग चीज़ है, छोटी छोटी चीज़ें, आपको पानी चाहिए, आपके ग्लासेस कहाँ पड़े, आपको कौन सा परफ्यूम किस दिन लगाना है, आपने किस शादी में कौन सा ड्रेस पहन के जाना है, कैसी बहुत छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं। तो अगर वो चीज़ें भी आपकी ज़िंदगी से माइनस हो जाए तो लाइफ काफ़ी मुश्किल हो सकती है। लेकिन प्रॉब्लम ये आता है कि हम समझते हैं कि ये तो उसका काम है। डॉक्टर साहब, एक यहाँ पे मैं आपकी बात काट रही हूँ। मैंने खुद ये ऑब्ज़र्व किया है कि कुछ मर्द इस किस्म के होते हैं जो ये काम करना चाहते हैं। हाँ। बच्चे का पैम्पर चाहेंगे कि क्योंकि पहला बच्चा होता है, शौक भी घर होता है, वाले नहीं करने देंगे उनको। लोग उनके साथ इस किस्म ये की बातें रणमरीद है, करती हैं कि ये ऐसे फलाना हो हाँ। गया है, और ये है कि इसकी तो मर्दानगी ही। हाँ। अच्छा, पता नहीं वो मर्दानगी का वो जो एक हमने ऐसा बना तो नहीं रखे था ये पहले। उसकी अंदर क्वालिटीज कौन कौन सी हैं, मुझे आज टिल टुडे मैं नहीं समझ सकी वो कौन सी चीज़ें हैं जो एक आदमी को मर्द बनाती हैं। हमारे वो जो टैबूज हैं वो, या जो भी चीज़ें हैं मेरी समझ से बाहर पॉइंटर्स है। लिख के देते हमें, हम भी हमें पढ़ एक ले लिख कर वो। दे दे, मुझे पता होना, या हम मुझसे मुराद औरत को पता होना चाहिए। अगर वो अपनी बीवी का केयरिंग है, अगर वो उसके साथ मोहब्बत से बात करता है, उसको औरत तो देखें 2 गजरों पे भी खुश हो जाती है। अगर उसका हस्बैंड उसको ला के देता है, वह सारा दिन काम करती है, अगर आपका हस्बैंड आपको कहता है यार तुम थक गई होगी, वो तो इसी बात में खुश हो जाती है। एक कॉमन मिडिल क्लास औरत इसमें खुश हो जाती है, बिल्कुल। वो दही भलों की प्लेट पर राजी होने वाली मखलूक है, ठीक है। आप राजी करने वाले आप बने राजी तो करने सही। वाले बने, उसको प्यार से ट्रीट करें, उसके बाद उसकी जान मांग लें, वो हंस के दे देगी, ठीक है। लेकिन एक फीमेल, अगर एक मैं बीवी की बात करूँ ना, तो उसकी अहमियत घर में बनाने के लिए उसके मर्द का किरदार बहुत अहम है। जब वो डायरेक्ट कर देता है ना अपने तमाम ख़ानदान को औरत के साथ, खुद साइड पर हो जाता है, तो मुझे लगता है वो तमाशबीन है। हाँ, हाँ। जो दोनों कैरेक्टर्स के जो भी नोक झोंक है, दरमियान स्टेबिलिटी नहीं रख सकते, वो नहीं हाँ। रख सकता। तो बच्चों की चीज़ें करना, उनको हेल्प आउट करना बुरी बात नहीं है, लेकिन हमारी औरत का ही वहाँ पे नेगेटिव रोल भी है। बीइंग अ मदर, बीइंग अ सिस्टर इन लॉ, या महल्लेदार या रिश्तेदार या खाला की बेटी, हम उसको इतना क्रिटिसाइज़ करेंगे, इतना डिस्कस करेंगे ख़ानदान में बैठ के, वो बेचारा छुप छुप के करेगा या नहीं करेगा, या नहीं करेगा। तो उसमें उन मर्दों का, वो बेचारों की जो अच्छी साइड है ना, वो मारी जाती है उसमें। हाँ, ये हो जाता है। डॉक्टर साहिबा, हम लोगों ने जितनी भी बात की, बहुत सारे लोगों को ये मसला हो जाता है, ये बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि मर्दों के हकूक़ भी तो नहीं है इस मुल्क में, उसके बारे में तो बात नहीं की है जाती। मर्दों के हकूक़। नहीं, जैसे फॉर सपोज मैं आपको मिसाल देके वाजे करती हूँ, ठीक है। जैसा वो होता था ना सवाल के, मिसाल देके अपने जवाब को वाजे करें, मैं उस तरह करती हूँ। लोग कहते हैं कि जी फाइनेंशियल जो सारा बर्डन होता है वो आजकल के दौर में भी मर्द के ऊपर ही डाला जाता है। काफ़ी जगह औरतें ही कहती हुई पाई जाती हैं कि हम तुम्हारी जिम्मेदारी हैं, तुमने ही हर चीज़ पूरी करनी है, हमारी भी और हमारे बच्चों की भी और ख़ानदान की भी। तो
कभी कभी मर्द भी स्ट्रगलिंग पोजीशन में होते हैं। वो ये कहते हैं कि जब भी ह्यूमन राइट्स की बात होती है तो हमें जो है वो बीच में रगड़ दिया जाता है और ख़वातीन को जो है ना वो बूस्ट किया जाता है। एक माशरती एक्सरसाइज होती है, एक सोच होती है। जब मैंने आपको इस काबिल बनाया ही नहीं कि आप मुआशी तौर पे मेरे साथ, मेरे भाई के साथ, मेरे कज़न के साथ या अपने हस्बैंड के साथ खड़ी हो सकें, तो आप मर्द की ये बात वहाँ ही ख़त्म हो जाती है। आप बीवी का इंतखाब करते वक्त अल्लाह मियाँ की गाय क्यों ढूंढ रहे हैं? आप अवॉइड करते हैं। अल्लाह मियाँ की गाय नहीं ढूंढ रहे होते, बीवी का इंतखाब करते हुए वो चांद का टुकड़ा ढूंढ रहे हो। हाँ, वो चांद का टुकड़ा हो, लेकिन गूंगी बहरी हो, वो ज़्यादा पढ़ी लिखी कहते हैं नहीं, ज़्यादा पढ़ी लिखी है ये तेज़ तराज होगी, हाँ, ये जवाब मांगेगी, हाँ, ये सवाल करेगी, तो लोग उसको इस बात पे आके थोड़ा सा अवॉइड करने की कोशिश करते हैं। आप अपनी बच्ची को शऊर दें, उसको एक अच्छा, एक हेल्दी जो है ना वो सेहतमंद पैसा कमाने वाला एक पिलर बनाए अपनी सोसाइटी का, वो आपका बर्डन डिवाइड कर लेगी। और बहुत इसके अलावा एक और चीज़, मेरी एक बड़ी अच्छी कोलीग थी और उन्होंने मेडिकल किया। मेडिकल के लिए कितना जोखम करना पड़ता है, काम बंदा सोच भी नहीं सकता। अपार्ट फ्रॉम द स्टडी, फाइनेंस माँ बाप का कितना जाता है आप नहीं सोच सकते। और हम इकलौते बच्चे नहीं होते माँ बाप के कि बस सब कुछ हम पे लगा दें। कहीं ना कहीं हमारे बाकी बहन भाइयों की हक तलफी होती है। एक बहन भाई अगर डॉक्टर या इस लेवल का कुछ भी बनता है और आपको पता है कि आपकी होने वाली बीवी बनाना उससे भी ज्यादा मुश्किल है, उनको आपको पता है कि आपकी होने वाली बीवी डॉक्टर है। मैं अपने प्रोफेशन की बात करती हूँ। आपको पता है ना, अगर आपको लगता है कि वो आपके घर में नहीं चल सकती, आप उनकी नाइट ड्यूटीज के साथ नहीं चल सकते, आप उसका रिश्ता मत लें। आप पहले दिन एग्री कर लेते हैं कि हमें कोई मसला नहीं, क्योंकि आपको ख़ानदान को बताना है कि हमने डॉक्टर लड़की के साथ शादी की है। और जब आप वो शादी करके लेके आते हैं, आप कहते हैं ये क्या तुम सारी रात घर नहीं आती हो। अच्छा, एक और आप उसको, मैं आपकी बात करूँगी कि उनको मैं अपने प्रोफेशन की बात करूँ, मुझे शदीद दुख है इस बात का कि हम इतनी मुश्किल से पढ़े, हम डॉक्टर बने, हम शादी करें और हमें काम ही नहीं करने दिया जाता। नहीं दिया तो उसमें फिर मर्द ने ही हमें रोटी देनी है ना, कौन देगा। और डॉक्टर साहब एक और बात, अगर लड़कियां लड़ झगड़ के काम कर भी लें तो उन्हें जो बात बहुत सुनने को मिलती है कि हमारे ऊपर एहसान नहीं करती। हाँ, ये जो घर की सारी जिम्मेदारियां हैं ये भी तुम्हारी हैं और तुमने ही करनी है। डबल ड्यूटीज हैं। और उनको ये लगता है कि घर आप कितनी भी वर्किंग वुमेन्स को देखिए, वो घर के काम भी करेंगी, वो खाना पकाना, ये जो भी चीज़ें हैं वो भी करेंगी, उसके बाद वो काम भी करेंगी। और आप किसी भी ऐसी औरत से उसका सैलरी का पूछ लें कि वो मैरिड है तो उसके कितने % वो अपने पेरेंट्स को भेजने की परमिशन रखती है? शायद 10 रुपीज़ भी नहीं भेज सकती। तो हम, मतलब ये है ना कि हमारे वही बात है जो हमने स्टार्ट में की थी, मेरे कॉलो फेल में तजाद है। मैं जो बातें करती हूँ या मैं जो बातें बीइंग अ मर्द करता हूँ, वो चीज़ें मैं प्रैक्टिकली तो मेरी लाइफ का वो हिस्सा नहीं है। आप औरत को इतना अपने साथ खड़ा रखें। आपकी अगर बीवी पढ़ी लिखी है, अकाउंट्स में अच्छी है, डॉक्टर है या किसी ऐसी अच्छी डिग्री होल्डर भी है, अगर आप उसको काम नहीं करने देते, आप उसको घर में बंद रखते हैं, तो फिर आपको उसका फाइनेंस तो बियर करना पड़ेगा ना। डॉक्टर साहब, आपको आजकल के दौर में क्या लगता है कि एक इंसान पूरे घर का खर्चा उठा सकता है? कभी भी नहीं। हाँ, नो। तो फिर उसका ऑल्टरनेट क्या है? यही है ना कि आप औरतों को एम्पावर देखिए, आप अपनी खातून को एम्पावर करें, आप खुद भी काम करें, आप सब मिलजुल कर काम करें। औरत की कमाई में वो गैरत वाला जो एक सिस्टम है ना, वो नहीं है। इस सोच से अब एटलीस्ट आप बाहर निकल आए, क्योंकि बात फाकों तक आ रही है। हाँ। आपके बच्चों की अच्छी स्कूलिंग मुतासिर हो रही है। आपके बच्चे देखें, बच्चे को महरूमी का एहसास होगा, उसकी बेसिक नीड्स पूरी नहीं होंगी, वो गलत राहों पे जाएगा। वो स्कूल में देख रहा है, अच्छे मोबाइल देख रहा है, चीज़ें, ये चीज़ें अट्रैक्ट करती हैं। हम बहुत अयाशी नहीं दे सकते। बेसिक नीड्स तो बच्चे की पूरी करना मेरा फ़र्ज़ है, मेरा काम है, मुझे करने वाला। अगर उसमें मैं और मेरा हस्बैंड मिलकर काम करते हैं, इट्स नॉट अ बैड डील। डॉक्टर साहबा, अगर दो लोगों के काम करने की भी हम देखें तो अक्सर और बेशतर आजकल की यंग जनरेशन में जो मसाइल हो रहे हैं उसका भी जो सेहरा है ना, वो उनकी माँ के सर पे सजा दिया जाता है कि क्योंकि तुमने अपने बच्चों को वक्त नहीं दिया, तुम्हारे पास उस वक्त नहीं था, तुम्हें उस वक्त पैसा कमाने की पड़ी हुई थी, तुम चाह रही थी कि तुम ज़िंदगी में खुद कुछ बन जाओ, और इस सारे अमल में तुमने अपने बच्चों की ज़िंदगी बर्बाद कर दी। अब वो इस तरह की खराफात में पड़ गए हैं या वो अपनी ज़िंदगी को ख़राब कर रहे हैं। देखिए, पूरा जहान किसी को नहीं मिलता। बड़े बड़े अच्छे घरों में जहाँ माएँ 24 घंटे घर मौजूद हैं, बच्चे वहाँ पे भी खराब हो जाते हैं। या तो आप लिखकर मुझे एक रिटन स्टेटमेंट दें कि वहाँ नहीं होते, तो ठीक है,
फिर एक कैटेगरी ही डिफरेंट हो जाती है। वर्किंग वुमेन्स यकीनन कम टाइम देती हैं, कहीं ना कहीं हक तलफी होती है, क्योंकि एक औरत जब 4 रोल प्ले करेगी तो वो फिर कहीं ना कहीं कमी बेशी करेगी। तो वालिद साहब वो चीज़ें पूरी कर लें। बेगम कौन सी जेज में बच्चे लेके आई थी, वो थोड़ा जल्दी दफ्तर से आके देख लें, 2 घंटे स्पेंड करें ना बच्चों के साथ, दादी आ जाए, फूफो आ जाए, किसी दिन खाला आ जाए, चीज़ें मिलजुल कर करेंगे ना, कदरें आसान हो जाएंगी। आपके ऊपर मैं ड्यूटी लगाऊंगी ना, आपने ये भी करना, ये भी करना, ये भी करना है। आपने उस औरत को नहीं देखा जो इतने करैक्टर प्ले कर रही है कि उसकी अपनी क्या हालत हो गई है। इस तमाम चीज़ों में वो खबती और पागल सी हो गई है, उसको रात को नींद ठीक से नहीं आती है। आपको उसको भी देखना चाहिए ना। बिल्कुल, 3 अगर उसके बच्चे हैं और एक उसका हस्बैंड है अपना, वो भी उसका एक बच्चा ही है, तो वो 4 बच्चों को लेके चल रही है, तो डिफरेंट चीज़ें हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा, Thank you so very much. आपने बहुत सारी चीज़ों को बहुत एलेबोरेट करके बताने की कोशिश की। हम इस प्लेटफॉर्म से यही कर सकते हैं, हमारे बस में यही है कि हम अवेयरनेस पैदा करें, आप लोगों को बताएं कि क्या सही है क्या गलत है। दोनों चीज़ों के दरमियान आप लोगों ने खुद से किस तरह अपनी ज़िंदगी में बैलेंस रखना है और अपनी ज़िंदगी को आगे लेके चलना है। ज़िंदगी और वक्त ये एक ऐसी चीज़ है जो रुकती नहीं है किसी के लिए भी, तो आपने अपने जो मसले मसाइल हैं खुद हल करने हैं, हम आपको सिर्फ एक गाइडेंस दे सकते हैं। मुझे मेरी एक और सुबह की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अपने वालिदैन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी कल। अल्लाह हाफ़िज़।